स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक घर देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर से कुछ चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी गिड़गिड़ाते हुए कह रहा होता है, प्लीज प्लीज मुझे मुझे एक और महीना दे दो प्लीज। वही उसके सामने हमें एक गुंडा देखने के लिए मिलता है जो कहता है, अगर तुमने किसी और के पैसे लिए हो तो उसे चुकाने के लिए इवन अगर तुम्हें अपने ऑर्गन्स बेचने पड़े फिर भी तुम्हें उसे वापस करना चाहिए। एंड यही एक इंसान की फितरत होती है। एंड इस बंदे के हाथों में हम लोग को आयरन प्रेस देखने के लिए मिल सकती थी एंड इसके इरादे भी नेक नहीं लग रहे थे। जिसके बाद वो गुंडा उस आदमी की गर्दन पकड़ लेता है एंड उसे कहता है, आखिर तुम लोगों को भी पता चलना चाहिए कि तुम लोग जब किसी के पैसे वापस नहीं करते तो उन्हें कैसा महसूस होता है। एंड वो इसके मुंह के ऊपर वो आयरन प्रेस चिपकाने वाला था। वही उसकी जो वाइफ होती है वो पीछे से वीडियो बना रही होती है इस चीज का। लेकिन तभी उस गैंगस्टर की नजर पड़ जाती है उसके ऊपर और वो उसके हाथों से वो फोन छीन लेता है और वो हंसते हुए कहता है, अच्छा अच्छा तो तुम पुलिस को फोन लगाने वाली थी है ना, बट मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था इन सब का कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो गैंगस्टर जब उस फोन को चेक करता है तो वो थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि वो उसके बेटे को मैसेज भेज रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें घर नहीं आना। लेकिन ये चीज देखती उस गैंगस्टर के दिमाग में अलग ही शैतानी ख्याल आने लग जाता है। वो कहता है, मुझे लगता है कि मुझे ये सब तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे के साथ करना चाहिए, इसमें ज्यादा मजा आएगा। और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। वही वो जो कपल्स होते हैं वो चिल्लाते रहते हैं और गिड़गिड़ाते रहते हैं कि वो उनके बेटे को कुछ ना करे। लेकिन तभी वो गैंगस्टर कहता है, इन लोगों के मुंह को बांध दो ताकि इन लोगों के मुंह से कोई आवाज न निकले वरना बाहर किसी को शक हो जाए। जिसके बाद ये गुंडे इन लोगों को एक पोल के ऊपर बांध देते हैं एंड उनके मुंह पे भी टेप लगा देते हैं कि इनकी आवाज इनका बेटा ना सुन पाए। अभी अचानक से दरवाजे की आवाज आती है। वो गैंगस्टर समझ चुका था कि उनका बेटा आ चुका है। हमें भी बाहर हमारा मेन कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है जो कि जस्ट घर के अंदर एंटर करने वाला था। उसकी माँ रो रही होती है। वो कहती है, प्लीज 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 अंदर मत आना प्लीज। लेकिन तभी अचानक से दरवाजा खुलता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो गुंडे वो छुपे हुए रहते हैं चाकू और बाकी के हथियार लेके। जैसे ही वो लड़का शूज वगैरह निकाल के कैजुअल तरीके से अंदर आ ही रहा होता है तभी एक गुंडा पीछे से निकल के आता है एंड वो उसके सर के ऊपर एक बैट बजा देता है। एंड ये चीज देख के उसकी माँ की चीख निकल जाती है। बट हमें देखने के लिए मिलता है सर पे बैट लगने के बाद भी वो बेहोश नहीं होता एंड वो उसके शोल्डर को पकड़ लेता है। चीज देख के वो गुंडा भी हैरान हो जाता है। इसी के साथ वो एक जोरदार पंच उसके मुंह पे मार देता है। इस नजारे को देख के इवन उनका बॉस भी पूरी तरीके से हैरान हो चुका था क्योंकि एक ही पंच के अंदर उस बंदे का काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। उस गुंडे की शक्ल अभी पहचानने लायक नहीं लग रही थी। एंड ये चीज देख के इवन उनका बॉस भी डर जाता है। इस वक्त हमारे एमसी के बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा भी निकल रहा होता है। देखने से वो एक तरीके का संकी लग रहा होता है जिसके सामने जो भी आया वो उसे फोड़ के रख देगा। नेक्स्ट मोमेंट के अंदर उनका जो बॉस होता है वो बाकी सारे गुंडे को उस बंदे को मारने के लिए भेज देता है। सबसे पहले दो लोग अटैक करते हैं जिसमें से पहले का अटैक डॉज करके हमारा एमसी दूसरे के पेट में एक मुक्का मार देता है। एंड ये उसके लेफ्ट साइड के सोलर प्लेक्सेस थे। ये मुक्का पड़ते उसके अंदर की हड्डियां भी क्रैक हो चुकी थी। लेकिन तभी वो रुकता नहीं है एंड एक और मुक्का मार देता है। वो टूटी हुई हड्डियां थी उनका भी चूरमा बन जाता है। ये गुंडा दर्द से कराने लग जाता है काफी ज्यादा। तभी उनका जो बॉस होता है वो ऊपर से इसको घूमते हुए एक लात मार रहा होता है। लेकिन तभी एमसी उसकी एक लात एक हाथ से पकड़ लेता है। उसके दूसरे पाव के ऊपर एक लोअर किक मार देता है। एंड ये किक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसकी टांग टूट जाती है जगह से ही। अभी पीछे से एक दूसरा आदमी आता है एंड वो उसके सर के ऊपर चेयर फोड़ देता है। बट इससे भी हमारे एमसी को कुछ भी नहीं हुआ था एंड वो अभी भी अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर था। पीछे मुड़ता है एंड एक काफी ज्यादा डेविल लुक देता है। एंड जस्ट इसके लुक से ही उस गुंडे की फटके 1000 हो चुकी थी। एंड तभी एक जोर की आवाज आती है, बूम। और ये गुंडा अभी दीवार के ऊपर चिपक चुका था। एट द एंड यहाँ पे बस इनका हमें बॉस देखने के लिए मिलता है जो ऑलरेडी काफी ज्यादा डर चुका था। लेकिन तभी इस हरामखोर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इससे जो हॉस्टेजेस बना के रखे हैं यानी कि इस लड़की के माँ बाप, वो उन्हें टॉर्चर करके इसे रोक सकता है। वो कहता है, चलो मैं देखूं कि तुम्हारा बाप इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी क्या यह हिलने के लायक है। जब तक ये वापस से हमारे एमसी की तरफ देखता हम लोगों को उड़ती हुई आयरन प्रेस देखने के लिए मिलती है जो कि इनके बॉस के मुंह पे चिपका दी जाती है। वो भी काफी ज्यादा बेरहमी से। एक ही शॉट के साथ इस बंदे की लिटरली खोपड़ी उड़ा दी थी। सारा नजारा देख के उस लड़की के माँ बाप वो पूरी तरीके से हैरान परेशान हो चुके थे। उनके बेटे के अंदर एक राक्षस नजर आ रहा था। भाई वो गुंडे वो ऑलरेडी काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। उनका बॉस कहता है कराते हुए, प्लीज कोई एम्बुलेंस को बुला दो। हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोगों का मार मार के कुत्ता बना दिया गया होता है। हमारा एमसी उसके माँ बाप की तरफ देखता है क्योंकि काफी ज्यादा लाचार लग रहे थे। उनके हाथों को खोल देता है एंड उनसे कहता है, आज मैं अगर यहाँ पे लड़ रहा हूँ तो वो बस इसलिए क्योंकि आप काफी ज्यादा गरीब हो, आपको इतना ज्यादा गरीब नहीं होना चाहिए था। एंड ये कहते ही हमारा जो एमसी होता है वो भी अनकॉन्शियस हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन सारे गुंडों को अलग अलग बेड्स के ऊपर रखा गया होता है। सभी लोगों की काफी
ज्यादा बुरी तरीके से तुड़ाई की होती है एंड चारों तरफ एक तरीके से चिल्लम चिल्ली का माहौल चल रहा होता है। फिर हमें हॉस्पिटल का काउंटर देखने के लिए मिलता है जहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है। वो नर्स से पूछता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। नर्स उसे बताती है कि ये सब बस एक स्कूल जाने वाले बच्चे ने किया है। ये लोग उसके माँ बाप से पैसा वसूली करने के लिए गए थे एंड इन्होंने उन्हें टॉर्चर किया था एंड इसलिए उस बच्चे ने अकेले इन सब लोगों का ये हाल कर दिया। चीज सुनते ही वो जो आदमी होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वही हम लोगों को उनका बॉस देखने के लिए मिलता है कि टूटी हुई गर्दन के साथ बेड पे पड़ा हुआ था। उसके पास उसका चेला आता है। वो उसके चेले से कहता है जाओ जाओ और उस हरामजादे को मार दो, उसे अभी के अभी मार दो। उसका चेला कहता है लेकिन बॉस वो भी इसी हॉस्पिटल में है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने ब्लैक बियर को भेज दिया है। अगर ब्लैक बियर वहाँ पे गया है तो उस बच्चे को मरा हुआ ही समझो आप। ये बात वो दूसरा बंदा भी सुन लेता है जो कि काउंटर के ऊपर खड़ा था। फिर वो नर्स से पूछता है कि वो बच्चा वो आखिर कहाँ है और वो कौन से रूम में है। नर्स उसे बता देती है कि वो रूम नंबर 202 में है। हमें इमरजेंसी रूम देखने के लिए मिलता है। ये बंदा भागते हुए जाता है उस बच्चे को बचाने के लिए। वो भागते भागते कुछ बड़बड़ा रहा होता है, ब्लैक बियर क्या वो सही में इस एरिया में वो हमारा वन ऑफ द टॉप फाइटर कैंडिडेट है। बस इसी चीज से पता लगा जा सकता है कि ये सही में उस पोजीशन के लायक है या नहीं। कुछ मोमेंट्स के बाद उसे उसका रूम मिल जाता है। हमें हमारे एमसी का नाम पता चलता है। इसका नाम था कैंग सियोंग। के बाद ये आदमी गेट से अंदर झांकता है, कहता है मुझे उस बच्चे के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। कैंग सियोंग के हाथों के अंदर सलाइन लगी रहती है। उसके सामने एक राक्षस खड़ा रहता है एंड ये बड़ा सा बॉडी बिल्डर कैंग सियोंग की तरफ देखते हुए कहता है मुझे सही में सोच के बड़ा अजीब लग रहा है कि उन लोगों ने मुझे बस एक हाई स्कूल के बच्चे को मारने के लिए यहाँ पे भेजा है। इसके बाद वो जो बड़ा सा बॉडी बिल्डर होता है वो कैंग सियोंग की तरफ देखते हुए कहता है देखो मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं उनके लिए काम करता हूँ। मानना पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हो। मुझे देख के भी तुम्हारी फट नहीं रही। कैंग सियोंग उस बॉडी बिल्डर को इस तरीके से देख रहा होता है जैसे कि वो उसे फाड़ देगा। वो राक्षस जैसा दिखने वाला बॉडी बिल्डर हंसते हुए कहता है तो मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि डर क्या होता है। इसी के साथ वो कैंग सियोंग को चमाट मारने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है। इससे पहले कि उसका चमाट कैंग सियोंग के मुंह तक पहुंचता, कैंग सियोंग ने भी अपना मुक्का लॉन्च कर दिया था। कैंग सियोंग के इंस्टिंक्ट्स को देख के वो बंदा थोड़ा सा शॉक होता है, बट फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो राक्षस ऑलरेडी एक रपेट कैंग सियोंग के सर पे मार चुका था एंड कैंग सियोंग को जमीन के ऊपर चिपका चुका था। नीचे पड़े हुए कैंग सियोंग को देखते हुए वो जो बंदा होता है वो सोचता है हाँ एज एक्सपेक्टेड। वही बॉडी बिल्डर कैंग सियोंग की तरफ देखते हुए कहता है अगर इस तरीके से तुम मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाओगे मेरा दिमाग खराब होना ही है। तो आंखें भी अपनी औकात वालों को दिखानी चाहिए ना, लोगों का अंत तुम्हारे तरह होता है। इसे लगा था कि ये बंदा ऑलरेडी मर चुका है इसके एक ही झापड़ में। तभी हमें कैंग सियोंग वापिस से उठता हुआ देखने के लिए मिलता है। कैंग सियोंग उसकी तरफ देखता है एंड कहता है अगर तुम मुझे इतना ही ज्यादा बेकार समझते हो मेरे बारे में इतना ज्यादा बड़बड़ा क्यों रहे हो। चीज देख के ब्लैक बियर की सनक जाती है एंड वो कहता है तो मजा अब आने वाला है। इन लोगों की बकचोदी देख के बाहर खड़ा हुआ आदमी कहता है क्या ये बच्चा मरना चाहता है कि ये सही में इस बच्चे को मारने वाला है, मुझे इन्हें रोकना होगा। बट हमें अंदर देखने के लिए मिलता है कि कैंग सियोंग ब्लैक बियर के अटैक को डॉज कर लेता है एंड उसके सर के ऊपर एक घुमा के किक मार देता है। ये चीज देख के बाहर का वो जो एग्जीक्यूटिव होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने कभी भी ये नहीं सुना था कि ब्लैक बियर को किसी ने हराया हो, वो भी एक ही लात के अंदर। वही उससे पहले कि ब्लैक बियर नीचे गिरता वो अपने बॉडी को संभाल लेता है। एग्जीक्यूटिव कहता है हाँ अभी कुछ सही लग रहा है ना, कोई हाई स्कूल जाने वाला बच्चा ब्लैक बियर जैसे बंदे को कैसे हरा सकता है। जिसकी फिजिक जिसकी बॉडी की तारीफ इवन कंट्री के बाहर तक की जाती है, वो इतने आसानी से नॉकडाउन कैसे हो सकता है। ब्लैक बियर कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे जैसे हाई स्कूलर के एक ही किक से मैं नॉकडाउन हो जाऊंगा। तब तक जो किम सियोंग होता है वो उसके मुंह के ऊपर एक और मुक्का बजा देता है। लेकिन ये जो नजारा था ये कोई सेंस नहीं बना रहा था एंड यही सेम चीज उस एग्जीक्यूटिव के दिमाग में चल रही थी। किम सियोंग ब्लैक बियर के ऊपर चढ़ चुका था एंड लगातार उसके मुंह के ऊपर मुक्के बजाया जा रहा था। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो ब्लैक बियर होता है वो सियोंग को एक लॉक दे देता है, वो उसे अपने जकड़ में पकड़ लेता है। ब्लैक बियर कहता है विश्वास नहीं होता कि मुझे अपने इस अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल एक हाई स्कूलर के खिलाफ करना पड़ रहा है। वो जो एग्जीक्यूटिव होता है वो भी बाहर से देख रहा होता है एंड कहता है वो तो ब्लैक बियर का सिग्नेचर मूव है बोन क्रशर, मुझे अभी अंदर जाके इस चीज को रोकना ही होगा वरना। एंड वो बंदा जस्ट अंदर आके इन लोगों को रोकने वाला होता है। अभी हमें देखने के लिए मिलता है जो किम सियोंग होता है वो उसके पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। ये चीज देख के ब्लैक बियर भी शॉक हो जाता है एंड वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई है। सियोंग उसके शोल्डर को नीचे दबा के ऊपर उठने की कोशिश करता है। बियर कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम्हारी हड्डियां वो अभी तक टूट जानी चाहिए थी, वो अभी तक ठीक कैसे है। एंड ब्लैक बियर गुस्से में आ जाता है वो कहता है इस बार तुम नहीं बचने वाले। और ब्लैक बियर अपनी पूरी जान लगा देता है। हमारा जो एमसी होता है सियोंग वो भी अपनी पूरी जान लगा देता है इसकी पकड़ से छूटने के लिए। ब्लैक बियर इसकी हड्डियों को पूरी तरीके से मसलना चाहता था, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो उसकी हड्डियों का चूरमा नहीं कर पा रहा था। तभी जो सियोंग होता है वो अपना सर का एक काफी ज्यादा पावरफुल हेडबोर्ड इसके मुंह पे मार देता है। इसके साथ ब्लैक बियर के सारे दांत टूट चुके थे। वो अभी भी कह रहा था ऐसा नहीं हो सकता, इसकी हड्डी है कि इसके लोहे की रॉड्स है, ये टूट क्यों नहीं रही। वही जो सियोंग होता है वो लगातार अपने सर से इसके मुंह के ऊपर हेडबोर्ड
पट मारता रहता है। ब्लैक बियर की शक्ल पूरी तरीके से पिचक चुकी थी। उसके बाद भी सियोंग रुकता नहीं और पागलों की तरह उसे मारता रहता है। अभी अचानक से एग्जीक्यूटिव अंदर आ जाता है एंड वो कहता है तुम्हें तुम्हें रुक जाना चाहिए, वो ऑलरेडी बेहोश हो चुका है, शांत हो जाओ तुम, अगर तुम अभी रुके नहीं तो ये सब चीजें संभालना सही में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो एग्जीक्यूटिव किसी को फोन लगाता है एंड कहता है रूम नंबर 202 में आओ, बिल्डिंग बी, यहाँ पे एक पेशेंट है जो कि कार एक्सीडेंट के अंदर हेड ट्रॉमा के अंदर मारा गया, इसे हैंडल करो। किंग सियोंग इस एग्जीक्यूटिव की तरफ देखते हुए कहता है कौन हो, क्या तुम इन्हीं लोगों के साथ हो? एग्जीक्यूटिव कहता है वेल मैं तुम्हारे साथ टीम अप करने की सोच रहा हूँ। किंग सियोंग कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? नेक्स्ट मोमेंट के अंदर हम लोग को कुछ लोग देखने के लिए मिलते हैं जो कि मास्क पहन के अंदर एंटर होते हैं। ये लोग यहाँ पे ब्लैक बियर को साफ करने के लिए आए थे। जब ये इस ब्लैक बियर को साफ कर रहे थे तो एग्जीक्यूटिव कहता है ध्यान रखना इसे होश नहीं आना चाहिए दोबारा। किंग सियोंग ये सारी चीजों को देख रहा होता है। वो कहता है तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या हो रहा है? एग्जीक्यूटिव कहता है हम वो लोग हैं जो तुम्हें वो सब दे सकते हैं जो कुछ भी तुम चाहो। वो किंग सियोंग को एक कार्ड देता है एंड कहता है तुम्हें बस हमारे लिए लड़ना होगा। ये चीज सुनते ही जो किंग सियोंग होता है वो गुस्सा हो जाता है एंड कहता है यहाँ से निकल जाओ। एंड वो कार्ड भी फेंक देता है, कहता है मुझे लड़ाई करके पैसे बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं तो मुझे किस बखेड़े में फंसाना चाहते हो? भाई वो जो एग्जीक्यूटिव होता है वो सियोंग को यहाँ से जाते हुए देखता है, लेकिन वो कहता है इस बच्चे का मन लो वो तो कभी भी बदल सकता। इसके बाद किम सियोंग वॉशरूम में जाता है, अपना मुंह धोता है। वो शीशे में देख के अपने आप को कह रहा होता है चाहे चाहे मेरी जिंदगी कितनी झंड क्यों ना हो, मैं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को हमेशा फुलफिल करूंगा। वो कभी नहीं चाहती कि मैं किसी फाइट में पड़ूं। वॉशरूम का डोर ओपन होता है एंड हमें किम सियोंग के फादर देखने के लिए मिलता है जो किम सियोंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी कंडीशन में कहाँ जाओ? किम सियोंग उसके बाप की तरफ देखता है एंड गुस्से में कहता है मेरी ये हालत इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। आप एक बॉक्सिंग चैंपियन थे, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? आपके पास काफी सारे ऑफर्स आए होंगे बट उसके बाद भी आप इतने ज्यादा कर्जदार कैसे हो सकते हो? कम से कम आप एक लोकल बॉक्सिंग जिम के अंदर तो जा ही सकते थे, लेकिन नहीं, वहाँ पे जाके शायद से आपका प्राइड काफी ज्यादा हर्ट हो जाएगा। क्यों? मुझे नहीं पता कि आपको नेशनल टीम से क्यों निकाल दिया गया था। आपके अंदर किस चीज का ईगो है या फिर किस चीज का घमंड है, लेकिन आपका वो जो वर्थलेस घमंड है क्या वो मेरे बीमार माँ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किम सियोंग के फादर कोई रिप्लाई नहीं देते एंड वो जाते जाते कहता है यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत, शांति से हॉस्पिटल में रहो। अपने फादर की तरफ देखते हुए किंग सियोंग बस इतना ही कहता है मैं इन लोगों से बहुत नफरत करता हूँ। तभी उसे चक्कर आ जाता है एंड वो जमीन पे गिर जाता है एंड वो अपने आप से कहता है लगता है मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई। नहीं शायद से ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपने बाप की शक्ल देख ली, मुझे अपने बाप से नफरत है। इसके बाद हम लोग को उसके फादर का एक फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर हम लोग को बताया जाता है कि वो घर पे जितना ज्यादा पैसा नहीं लेके आते थे उससे ज्यादा चोटें लेके आते थे। जब भी घर आते थे वो काफी ज्यादा इंजर्ड होते थे। मुझे जो लोग बुली करते थे वो उन लोगों के सामने अपना सर झुका लेते थे। मुझे कितना ज्यादा शर्मिंदा महसूस होता था। मैं अपने फादर के ऊपर और ज्यादा रिलाई नहीं होना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे फादर ये कभी बिलीव ना करे, उन्हें ये कभी ना लगे कि उन्होंने कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरीके से निभाया है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं धीरे धीरे करके दलदल में डूबता जा रहा हूँ, बट एट द एंड मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं बस एक हाई स्कूलर हूँ, मैं तो इवन एक फिशिंग बोट का चप्पू भी नहीं चला सकता। मैं अपनी लाइफ को कैसे चेंज करूंगा? ये इम्पॉसिबल है। मैं इतना भी नहीं कमा पाता कि मैं अपने डेली एक्सपेंसेस निकाल सकूं। हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के बच्चे किम सियोंग का मजाक उड़ाते हैं, वो उसे बुली करते हैं। किम सियोंग कहता है लोगों के कारण मेरे बाप का कर्जा वो और ज्यादा बढ़ता रहा, मैं अपने घर को छोड़ भी नहीं सकता, मैं अपने माँ को नहीं छोड़ सकता, मैं पूरी तरीके से फंस चुका हूँ। अचानक से उसकी आंखें खुलती है, उसके सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो कहता है क्या मैं वहाँ पे से बेहोश हो चुका था और मैं यहाँ पे कैसे आया? अगर मुझे यहाँ पे आके कितना टाइम हो चुका है? इसके बाद वो अपने फोन को चेक करता है जिसके अंदर उसके डैड की तरफ से एक मैसेज आया था जिसमें लिखा गया था किम सियोंग फाइनली वो वक्त आ चुका है, आज रात मैं तुम्हें वो सारी सच्चाई बता दूंगा जो कि तुम मुझसे जानना चाहते हो। ये चीज पढ़ के जो किंग सियोंग होता है वो सोचता है कि ऐसा क्या है जो कि मुझे नहीं पता जो वो मुझसे छुपा रहा है। के बाद जो किंग सियोंग होता है अचानक से उसके दिमाग में उसके माँ का ख्याल आता है एंड वो अपने माँ के बारे में पूछने के लिए अपने डैड को फोन लगाता है एंड वो पूछता है क्या मॉम क्या वो ठीक है? वही उसके डैड कहता है सियोंग चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें घर नहीं जाना, वहाँ पे वो गुंडे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो छुपे हुए हैं, वहाँ पे काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। चीज सुन के सियोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फादर कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ तुम वहीं पे रहो, तुम्हें एक दूसरे हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर चुका हूँ, एक डिफरेंट रूम के अंदर एंड एक अलग नाम से, तुम वहाँ पे बिल्कुल सेफ हो। पूछता है मेरी माँ किधर है, मुझे पहले वो बताओ। फादर कहता है तुम्हें अपनी मॉम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो पुलिस स्टेशन के पास छुपी हुई है। ये सब चीजें सुनने के बाद जो सियोंग होता है वो कहता है मैं और यहाँ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकता। उसके फादर कहता है बेटा चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें बाहर नहीं जाना, तुम मुझे समझ रहे हो ना? और सियोंग उनका फोन काट देता है एंड सियोंग इन सारी चीजों के लिए अपने आप को दोष देने लग जाता है। सियोंग को ऐसे लग रहा था क्योंकि उसने उन लोगों का वो हाल किया इसलिए वो गुंडे वो उसकी पूरी फैमिली को इस वक्त परेशान कर रहा है, उसकी पूरी फैमिली को छुप के रहना पड़ रहा है। सियोंग तुरंत अपने बेड से उठता है एंड कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी मॉम को ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। वो निकल ही रहा होता है तभी उसके डैड का फोन आता है। वो कहता है डैड अभी क्या रह गया? एंड जैसे ही वो कॉल पिक करता है सामने से आवाज आती है क्या तुम मिस्टर कैंग के बेटे बोल रहे हो? सियोंग कहता है हाँ, लेकिन तुम कौन हो? सामने से आवाज आती है कुछ बुरा हुआ है मिस्टर कैंग,
वो बिल्डिंग से गिर गए एंड वो अनकॉन्शियस है। ये चीज सुन के सियोंग के होश उड़ जाता है एंड हमें फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है कि अंदर उसके जो फादर होता है वो एक कंस्ट्रक्शन साइट से नीचे गिर चुके होते हैं। नीचे खड़े वर्कर्स उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वही हमें वापस से प्रेजेंट सिचुएशन का सीन देखने के लिए मिलता है एक हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर, जहाँ पे सियोंग के फादर को रखा गया था। उनके पूरे बॉडी के ऊपर पट्टियां बंधी हुई थी। वो काफी ज्यादा बुरी हालत में लग रहे थे। वो इतने ज्यादा बुरी हालत में थे कि इवन वो कुछ भूल भी नहीं सकते थे। सियोंग को डॉक्टर की बातें याद आ रही थी। उन्हें उसके फादर की सर्जरी करानी पड़ेगी ना, उनका बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये जो सर्जरी है ये बहुत ज्यादा महंगी है एंड इसे कराने में लगभग लोग 1 मिलियन वॉन्स लग जाएंगे। इवन सर्जरी के बाद भी काफी कुछ खर्चा होने वाला है, दवाइयों का एंड बाकी सारी चीजों का खर्चा भी काफी ज्यादा होगा। सारी चीजें सुनने के बाद जो सियोंग होता है वो पूरी तरीके से टूट चुका होता है। वो अपने फादर के बेड के पास बैठ के रो रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी उसको कुछ याद आता है। उसे वो कार्ड याद आता है जो कि उसे वो उस एग्जीक्यूटिव ने दिया था, जिसे उसने डस्टबिन में फेंक दिया था। वो तुरंत भागते हुए उस बिजनेस कार्ड को ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि अभी उसे आखिरी उम्मीद वहीं पे नजर आ रही थी जहाँ से पैसों का बंदोबस्त हो सकता है। जिसके बाद वो उसी हॉस्पिटल में जाता है एंड अपने उसी रूम में जाता है एंड जैसे ही वहाँ पे वो डस्टबिन को चेक करता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था एंड अभी वो अपने आप को और ज्यादा मजबूर समझ रहा था। वो सारा का सारा दोष अपने आप को दे रहा था। ये सारी गलती ये मेरी है, मुझे माफ कर दो मॉम डैड, मैं कुछ नहीं कर सकता। कितना अच्छा होता कि अगर मैं पहले ही मर चुका होता। सियोंग इस वक्त पूरी तरीके से टूट चुका होता है, लेकिन तभी पीछे से वही एग्जीक्यूटिव हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो अपने कार्ड को दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इस चीज को ढूंढ रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम अपना मन बदल चुके हो। सियोंग एग्जीक्यूटिव की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे कितना दे सकते हो? एग्जीक्यूटिव सियोंग की तरफ देखता है एंड कहता है, कम से कम 10 बिलियन वॉन अगर तुम जीत जाते हो तो। चीज सुन के सियोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। एग्जीक्यूटिव कहता है, इवन थॉट अगर तुम नहीं भी जीतते, एज लॉन्ग एज तुम थोड़ा बहुत पॉपुलर हो जाते हो, काफी सारा पैसा कमा सकते हो, तो क्या तुम हमारे साथ आने के लिए तैयार हो? सियोंग रोते हुए एग्जीक्यूटिव की तरफ देखता है। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक दूसरा रूम देखने के लिए मिलता है हॉस्पिटल का, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव सियोंग के साथ बात कर रहे होते हैं। एग्जीक्यूटिव सियोंग को कुछ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर देता है एंड कहता है, तुम अपना टाइम ले सकते हो और इसे पढ़ने के बाद ही साइन करना। सियोंग जब पेपर्स को पढ़ता है तो उसके ऊपर फाइटिंग वार्ड के बारे में लिखा होता है। एग्जीक्यूटिव सियोंग को बताता है कि ये एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना है, जहाँ पे टूर्नामेंट्स होते हैं फाइटर्स के बीच में एंड ये सारे के सारे जो फाइटर्स होता है वो पूरी तरीके से मॉन्स्टर्स होता है, क्योंकि इन लोगों की जो फिजिकल एबिलिटीज होती है वो काफी ज्यादा खूंखार होती है। इन्हें डोपिंग ड्रग्स दिए जाते हैं जिसके कारण ये लोग और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। सियोंग कहता है, डोपिंग, मैं ऐसे काम नहीं करता। एग्जीक्यूटिव सियोंग को डोपिंग ड्रग का एक बॉक्स दिखाते हुए कहता है, ये कोई ऐसा वैसा डोपिंग ड्रग नहीं है, ये हर किसी के बॉडी के ऊपर अलग तरीके से काम करता है। इस ड्रग के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है कि ये एक मरते हुए बूढ़े इंसान को इतना ज्यादा पावरफुल बना सकता है, तुम सोच भी नहीं सकते। ऑफकोर्स ये जो डोपिंग है ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। एग्जीक्यूटिव की इन सारी बातों को सुनने के बाद जो सियोंग होता है वो उससे पूछता है, 1 मिनट पहले ये बताओ कि तुम एक्चुअल में हो कौन? एग्जीक्यूटिव कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा नाम किम मिन सियोंग है, मैं एक स्काउट हूँ जो कि वीआईपी के लिए काम करता है एंड मैं उन्हें ताकतवर फाइटर्स ला के देता हूँ। जिसके बाद सियोंग और कुछ सवाल पूछता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव से कहता है, ये सब चीजें इस वक्त इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है ये डोपिंग ड्रग। पूरे के पूरे फाइटिंग अरीना के अंदर एक भी ऐसा सिंगल फाइटर नहीं है जो कि बिना डोपिंग ड्रग के जीता हो। सियोंग कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, मैं ये सब नहीं करने वाला। एग्जीक्यूटिव सियोंग को फोर्स नहीं करता एंड कहता है, वेल, तो तुम जब फाइटिंग अरीना के अंदर एंटर करोगे शायद से तब जाके तुम्हें इस चीज की कीमत पता चलेगी। एग्जीक्यूटिव इस वक्त मन ही मन सोच रहा होता है कि ये जो बच्चा है ये उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, पता नहीं आगे जाके ये इनके साथ किस तरीके से काम करेगा। एग्जीक्यूटिव सियोंग को बताता है कि तुम्हें इस टूर्नामेंट के अंदर टॉप 20 के अंदर आना है। एक बार जब तुम टॉप 20 के अंदर आओगे उसके बाद तुम्हें अपने लिए स्पॉन्सर चूज करने का मौका मिलेगा एंड तुम उस वीआईपी को चूज करोगे उस वक्त जिस वीआईपी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। एंड एक बार तुम्हें अपने ऊपर पैसा लगाने वाला वीआईपी मिल जाए उसके बाद बस तुम्हें जीतना है। ये काफी ज्यादा सिंपल है। सियोंग कहता है, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, लेकिन पहले मुझे पैसे दो जो कि मुझे चाहिए, जिनकी मुझे काफी ज्यादा जरूरत है इस वक्त। बट तभी एग्जीक्यूटिव सियोंग को बताता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि तुम्हें पैसे बस टूर्नामेंट के थ्रू ही मिलेंगे। ये चीज देख के जो सियोंग होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो गुस्से में टेबल के ऊपर अपना हाथ पटकते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ काम भी क्यों करूँ? एग्जीक्यूटिव कहता है, अरे काम डाउन, तुम्हें पैसे अपने पेरेंट्स की सर्जरी के लिए चाहिए ताकि तुम उन्हें सेफ रख सको, क्यों मैं सही कह रहा हूँ? ये चीज सुनते सियोंग थोड़ा सा शॉक होता है एंड वो एग्जीक्यूटिव से कहता है, तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता? एग्जीक्यूटिव कहता है, जब तक तुम मेरे बॉस के लिए काम करोगे तब तक तुम्हारे पेरेंट्स की सेफ्टी एंड उनकी सर्जरी और उनका जितना भी ट्रीटमेंट का कॉस्ट होगा वो हम पे करेंगे। इवन तुम्हारे वो जो डेप्थ कलेक्टर है यानी कि वो गुंडे जिनसे तुमने पैसा लेके रखा है हम उन्हें भी रोक के रखेंगे। सियोंग कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा क्यों करूँ? तभी उसी वक्त सियोंग की मॉम का फोन आता है। सियोंग तुरंत अपने मॉम से पूछता है, मॉम क्या आप ठीक हो? क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ है? उसकी माँ कहती है, सियोंग मैंने सुना है कि तुमने अपने डैड के हॉस्पिटल की फीस पे कर दी एंड साथ ही साथ तुमने मेरे लिए बॉडी कार्ड्स भी भेज दिए। सब चीजें सुन के सियोंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है।
एग्जीक्यूटिव सियोंग से कहता है उनके लिए एक घर भी अरेंज कर दिया गया है। एक्चुअली में हम ये सब करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे अलावा। जिसके बाद जो सियोंग होता है वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम उन लोगों को मैंने भेजा है, वो लोग आपसे जो करने के लिए कह रहे हैं आपको वही करना है, मेरी चिंता मत करना, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। इसके बाद उसकी मॉम उससे और कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन सियोंग बाय बोल के फोन काट देता है। इसके बाद वो एग्जीक्यूटिव की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे 10 बिलियन वॉन कैसे मिलेंगे, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। एग्जीक्यूटिव कहता है 10 बिलियन वॉन वो तो बस एक बेस प्राइस है, हमारे ऊपर जितने लोग पैसा लगाएंगे उस हिसाब से तुम्हारा ये जो बेस प्राइस है ये बढ़ सकता है। इवन मैं एक विनर को जानता हूँ जो कि घर पे कुल मिला के 15 बिलियन वॉन लेके गया था। ये चीज सुन के सियोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। एग्जीक्यूटिव हंसते हुए कहता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, देखा जाए तो ये काफी ज्यादा छोटा अमाउंट है, फाइटर्स की जिंदगी के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा छोटा है। जो भी फाइटर्स उस अरीना से बाहर आते हैं, एक तो वो पूरी तरीके से अपाइज हो जाता है या फिर वो अपनी जिंदगी खो देता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो प्रीवियस टूर्नामेंट के अंदर से बस 10% ऐसे फाइटर थे जो कि अपने पाव के ऊपर से चल के बाहर आ पाए थे। सियोंग कहता है, ये पागलपन है, अगर इतने सारे लोग मरते हैं तुम्हारे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी तक किसी को कैसे नहीं पता। एग्जीक्यूटिव कहता है, इसे सीक्रेट इसलिए रखा गया क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर काफी सारे लोग मारे जाते हैं। सिंगवॉन्ग ये सारी बातें सुन सुन के परेशान हो रहा था। एग्जीक्यूटिव कहता है, एक बार तुमने इन डॉक्यूमेंट्स को साइन कर दिया तो समझ लेना कि तुम अपने डेथ एलिबी के ऊपर साइन कर रहे हो, यानी कि अगर तुम्हें कुछ होता है या फिर तुम मर जाते हो तो उसके अंदर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। एंड साथ ही साथ इसके ऊपर तुम साइन कर रहे हो, इसका मतलब तुम ऑलरेडी मर चुके हो, ये तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट है। ये हॉस्पिटल इस जगह पे इस टूर्नामेंट को इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा आसानी से किसी का भी डेथ सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है एंड उसकी मौत को आराम से एक्सीडेंट का नाम भी दिया जा सकता है। और वैसे भी एक बार जब तुम खुद अपना डेथ सर्टिफिकेट साइन कर दो उसके बाद हमें झूठ बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है, फिर चाहे आगे जाके तुम डोपिन के वजह से मरो या फिर किसी और के टॉर्चर की वजह से। सियोंग कहता है, अगर कैसा होगा अगर मैं इन सब चीजों को रिपोर्ट कर दूं तो मुझे ये सारी बकवास क्यों बता रहे हो। एग्जीक्यूटिव कहता है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है कि तुम्हें एक ड्रग एडिक्ट बनाया जाए जिसके बाद तुम पागल हो जाओगे। एंड एक पागल की रिपोर्ट कौन लिखता है? तुम्हें सही में लगता है कि कोई ऐसे पागल के ऊपर भरोसा करेगा क्योंकि एक हॉस्पिटल के अंदर होने वाले फाइटिंग टूर्नामेंट के बारे में बात करता हो जिसके बारे में इवन एक्सटर्नल वर्ल्ड को कोई भनक भी नहीं है। उस चीज की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पहले ही मार दिया जाएगा इससे पहले कि तुम कुछ रिपोर्ट कर पाओ, तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सियोंग कहता है, ये पागलपन है। एग्जीक्यूटिव कहता है, यही तो इस हॉस्पिटल की खासियत है। सियोंग, मैं तुम्हें वापस से कहता हूँ, ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, में से किसी ने तुम्हें कोई फोर्स नहीं किया, ये तुम्हारी चॉइस है। तो क्या अभी तुम साइन करने के लिए तैयार हो? काफी सारे लोगों को कुछ दिनों का वक्त लगता है इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए, तुम भी अपना वक्त ले सकते हो। लेकिन इससे पहले एग्जीक्यूटिव देखता है कि जो सियोंग होता है वो ऑलरेडी उन पेपर्स को साइन कर चुका होता है एंड वो कहता है, अपने वादे को याद रखना। ये चीज देखने के बाद एग्जीक्यूटिव काफी तक खुश हो जाता है एंड उसके फेस के ऊपर एक इवल स्माइल देखने के लिए मिलती है। सियोंग के पीछे से हम लोग को एक नर्स देखने के लिए मिलती है जो सियोंग के गले के अंदर एक इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देती है। सियोंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है एंड वो चिल्लाने लग जाता है, ये क्या है? लेकिन ऑलरेडी इंजेक्शन उसे इंजेक्ट हो चुका था, उसे सब धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है। एग्जीक्यूटिव उससे कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस एनेस्थीसिया है ताकि तुम्हें अरीना के अंदर शिफ्ट किया जा सके। एट लास्ट एग्जीक्यूटिव सियोंग से कहता है, एक चीज याद रखना कैंग सियोंग, तुम्हारे पेरेंट्स का ख्याल बस तब तक रखा जाएगा जब तक तुम इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते रहोगे। तुम्हें हर एक फाइट को जीतना होगा ताकि तुम इस कंपटीशन के अंदर टिके रहो एंड अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। बट सियोंग को ये सारी चीजें थोड़ी धुंधली धुंधली सुनाई दी होती है जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर रहा है। सियोंग पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसे कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। वो मास्क वाले हॉस्पिटल की कंपाउंडर्स देखने के लिए मिल सकते थे जो कि उसे कहीं लेके जा रहे थे। भाई हम लोग को सामने एक दरवाजा देखने के लिए मिलता है। वो कंपाउंडर सियोंग से कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम जल्दी पहुंच जाओगे, वो नर्क तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है एंड फिर हम लोग को ट्विन टावर देखने के लिए मिलता है जो कि इसी एचएस हॉस्पिटल का टावर था। वही हम लोग को एक रूम के अंदर चायुआन वो होसिन ग्रुप का वाइस चीफ देखने के लिए मिलता है जो कि एग्जीक्यूटिव का बॉस भी था। वो एग्जीक्यूटिव से कहता है, तुम्हें ये सही में एक सही डिसीजन लगता है कि हम एक हाई स्कूल जाने वाले बच्चे को हमारा रिप्रेजेंटेटिव फाइटर चूज करे? इवन थॉट हम जानते हैं कि इसने ब्लैक बियर को हराया है, बट स्टिल इतना काफी होगा। ऑफ कोर्स वाइस प्रेसिडेंट होंगे हम, भले इस चीज के ऊपर हंसेंगे, स्टिल वही ये जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इसका भी दिमाग खराब हो रहा होता है, कहीं ये एग्जीक्यूटिव पागल तो नहीं हो चुका है। एग्जीक्यूटिव कहता है, अगर आप चाहते हो कि जो मेन वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि पूरे के पूरे फाइटिंग अरीना के, वो अगर इस फाइटिंग वर्ल्ड कंपटीशन के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाए एंड हमारे ऊपर अपनी बैट लगाए, हमें उन्हें ऐसा दिखाना होगा कि हम कमजोर है ताकि वो हमें अंडर एस्टिमेट करे। वाइस चीफ कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब है बस इस बच्चे के बलबूते के ऊपर हम योंग यूंग को अपनी साइड कर सकते हैं? एग्जीक्यूटिव कहता है कि हमने सियोंग वू की बॉडी को चेक किया था जब ब्लैक बियर ने उसे बोन क्रशिंग अटैक दिया था, बट जो रिजल्ट हमें मिले उसको देख के मैं पूरी तरीके से हैरान हो गया था। उसकी बॉडी कंडीशन हमारी सोच के काफी ज्यादा बियॉन्ड है। चीफ पूछता है,
तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हम लोग को दूसरा सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे सिंग योंग को होश आ रहा होता है एंड उसका सर काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन जैसे वो अपने आगे खोलता है वो किसी इंसान को अपने सर के ऊपर पाव रखते हुए देखता है एंड जस्ट वो उसके सर के ऊपर पाव रखने ही वाला होता है। वही वहाँ पे हम लोग को वो वार्ड बॉय देखने के लिए मिलता है जिसके हाथों के अंदर गन थी, तो दूसरे बंदे को पीछे हटा देता है। यहाँ पे हम लोग को और भी वार्ड बॉयज देखने के लिए मिल सकते थे जो कि गन के साथ तैनात थे। वही इन सारी चीजों के ऊपर नजर रखने के लिए यहाँ पे हम लोग को एक ड्रोन भी देखने के लिए मिल सकता था। ड्रोन के अंदर से एक आवाज आती है, प्लेयर जाग चुका है, वेकअप चेकअप कंप्लीट। को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर वो कहाँ पे है, उसने ये जो कपड़े पहने हैं ये कपड़े उसे किसने दिए। तभी उस ड्रोन के अंदर से आवाज आती है कि तुम्हारा फर्स्ट रैंडम मैच चालू होने वाला है। और ये चीज सुन के जो सियोंगॉन होता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि वो अभी तक इस चीज के लिए रेडी नहीं था पूरी तरीके से। ड्रोन के अंदर से आवाज आती है, ये जो फर्स्ट मैच है इसी चीज से डिटरमाइन होगा कि तुम सूटेबल हो या नहीं उन टॉप 200 फाइटर्स के अंदर मेन अरीना के अंदर कम्पीट करने के लिए। ये एक डोपिंग टेस्ट राउंड था जहाँ पे हम लोग को एक डोपिंग गन देखने के लिए मिल सकती थी। ड्रोन बताता है ये एक रैंडम डोपिंग है, इसकी मदद से तुम्हारी कोई भी एक फिजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा इनहेंस हो सकती है। आपसे जो वीआईपी जो ब्रॉडकास्ट को देख रहा है वो तुम्हारे ऊपर अपनी बैट्स लगा सकते हैं। वो जो दूसरा संकी फाइटर था वो तुरंत अपनी डोपिंग गन को उठा लेता है। जो सियोंगन होता है वो सोच रहा होता है वो ऑलरेडी अपने माँ से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ चुका है कि वो किसी के साथ भी फाइट नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने मॉम को दिया हुआ दूसरा प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाला कि वो अपने लाइफ में कभी भी ड्रग्स का यूज नहीं करेगा। वही जब तक सियोंग इन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है तब तक वो दूसरा बंदा ऑलरेडी डोपिंग गन इंजेक्ट कर चुका होता है। वो पूरी तरीके से हम लोग को एक मॉन्स्टर देखने के लिए मिल सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ऑलरेडी अपनी सोचने समझने की शंका को खो चुका है। एंड इस बंदे के पास जो डोपिन था वो डोपिन था पावर डोपिन। इसे देख के जो सियोंगन होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी उसके मुंह के ऊपर एक डबल किक लेके तैयार हो चुका था। सियोंगन तुरंत उस अटैक को डॉज करता है एंड उसकी जो लात होती है जिस दीवार पे पड़ती है वो दीवार भी पूरी तरीके से टूट जाती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस डोपिन की मदद से इसकी जो फिजिकल एबिलिटीज है वो कितनी ज्यादा इनहेंस हो चुकी है। सियोंगन की भी फटके 1000 हो चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही पल के अंदर एक इंसान एक मॉन्स्टर के अंदर कैसे बदल गया। एंड कुछ टाइम पहले इस बंदे के पास कोई मसल्स भी नहीं थी, लेकिन जस्ट एक गन इंजेक्ट करते इसके पूरे बॉडी के अंदर काफी सारी मसल्स आ चुकी थी। ड्रोन में से एक आवाज आती है, फाइटर हेंची योल सक्सेसफुली उनके ऊपर डोपिन का असर हो चुका है, उनकी पावर्स इनहेंस हो चुकी है। जो हेंची योल होता है लग रहा होता है क्योंकि उसने सबसे पहले डोपिन को इंजेक्ट किया तो उसकी पावर सबसे पहले इनहेंस हुई। ये उसका लक था, वो इजीली अभी सैंगयोंग को हरा सकता है। हेंची कहता है ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा शर्मनाक बात है, लेकिन अभी मैं रुक नहीं सकता। ऐसे भी मुझे उन सभी लोगों से नफरत है जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे पागल कहते हैं, उन सभी लोगों को मार देना चाहता हूँ। नेक्स्ट ही सेकंड के अंदर वो एक जंप करके सियोंग के सामने आ जाता है। हेंचोल एक इवल लाफ के साथ कहता है आखिर इस बच्चे को मैं अभी किस तरीके से मारूं, बच्चे को मारने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन तभी जो हेंचोल होता है वो उसके मुंह के ऊपर एक मुक्का बजा देता है एंड उस मुक्के के प्रेशर से तुरंत अपने बॉडी को पीछे की तरफ ढकेल देता है। हेंचोल सियोंग की तरफ देखते हुए कहता है बच्चे क्या तू मेरे से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, तू भी मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, तुझे भी लगता है कि मैं कमजोर हूँ। जो सैंगयोंग होता है वो मनी मन सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि इस बंदे की जो रिएक्शन स्पीड है वो अभी भी इनहेंस नहीं हुई है, क्योंकि अगर वो भी इनहेंस हो चुकी होती तो वो आराम से सियोंग के पंच से बच चुका होता। उनके दिमाग में एक स्ट्रेटेजी आ रही होती है, वो अगर आराम से धीरे धीरे करके उसके करीब जाएगा एंड उसके अटैक्स को डॉज करते हुए ओपन पोजीशन ढूंढ के उसके ऊपर अटैक करेगा तो मे भी इस मैच को जीत सकता है। नेक्स्ट मोमेंट के अंदर जो हेंचोल होता है वो काफी ज्यादा तेजी से सियोंग की तरफ आ जाता है। सियोंग इस बार डॉज भी नहीं कर पाता एंड सीधा ये जो मुक्का होता है वो उसके सर पे पड़ता है। सियोंग ने थोड़ा सा अपना सर पीछे ले लिया था, स्टिल उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा था। सियोंग समझ चुका था कि वो इस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकते, कैसे भी करके इस बंदे के फेस के ऊपर अटैक करना होगा। तुरंत वो घुमा के एक लात उसके सर के ऊपर मार देता है। इससे पहले वो लात होंगचोल के सर के ऊपर लगती, होंगचोल उसके पीठ के ऊपर एक मुक्का बजा देता है। सियोंग खून थूकते हुए पीछे की तरफ उड़ते हुए जाता है, इससे पहले वो कहीं और टकराता वो वापस से सियोंग के पाव को पकड़ लेता है, हंसते हुए कहता है तो इवन तुम्हारे मूवमेंट्स को भी कैप्चर करने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथ ही तुम्हारे लिए बहुत है। वो उसे उठा के जमीन के ऊपर बहुत बुरी तरीके से पटक देता है। एक अटैक के साथ जो सियोंग होता है वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। जो हेंचोल होता है उसके फेस के ऊपर इवल स्माइल थी, वो कहता है तुम्हें इस तरीके से मार के मुझे सही में बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कि एक इंसान को किस हद तक क्रश किया जा सकता है। वो तुरंत एक बहुत जोर की जंप मारता है एंड वो इस बार सियोंग के डायरेक्टली मुंह के ऊपर अपने पाँव से कूदने वाला था। वो कूदने से पहले सियोंग से कहता है उन सारे हरामखोरों को बोल देना जो भी मुझे कमजोर समझते हैं कि बाहर आ जाओ, उनका बाप आ चुका है कि अब मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ने वाला। इसी के साथ वो सियोंग की छाती के ऊपर एक बहुत जोर की लात मार देता है। वो हंसते हुए कहता है तुम जानते हो सबसे ज्यादा मजा कब आता है, किसी के रिब्स को क्रश किया जाता है। इसी अटैक के साथ जो सियोंग की हालत होती है वो काफी ज्यादा बेकार हो चुकी होती है ऑलरेडी। तभी हम लोग को एक फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है, के अंदर एग्जीक्यूटिव वाइस चीफ से कह रहा होता है जो
कैंगसियोंग वू की बॉडी है उसके ऊपर इवन ब्लैक बियर का बोन क्रशिंग अटैक भी कोई काम नहीं किया। उसके बाद जब हम लोगों ने उसकी बोन्स को टेस्ट किया, जो चीजें हमें पता चली वो काफी ज्यादा अनबिलीवेबल थी कि जो बोन है वो किसी भी नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा डेंसर है, यानी कि 10 गुना ज्यादा मोटी है। ये चीज सुन के इवन वो जो चीफ होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि एक तरीके से एग्जीक्यूटिव ये कहना चाहता था कि कैंगसियोंग की जो बोन्स है किसी इंसान की लगती नहीं है, वो किसी बहुत बड़े खूंखार जानवर की हड्डियां लगती है कि काफी ज्यादा मोटी एंड मजबूत है। तभी हम लोग को प्रेजेंट मोमेंट देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर जो सियोंग होता है वो हेंचोल के पाव को पकड़ लेता है। हेंचोल को भरोसा नहीं हो रहा होता कि सियोंग अभी तक अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर कैसे है। नेक्स्ट मोमेंट के अंदर वो अपने हाथों के ऊपर हैंड स्टैंड करके हेंचोल के मुंह के ऊपर एक जोर की लात बजा देता है। हेंचोल इस अटैक को डॉज कर लेता है अपने मुंह को पीछे लेके। के बाद जो हेंचोल होता है वो सियोंग के पाव को पकड़ने वाला होता है, बट सियोंग तुरंत अपने टांगों को घुमा लेता है, एक फ्लिप मार के हेंचोल से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। हेंचोल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था जो सियोंग है बिना डोपिंग के अभी तक जिंदा कैसे है, वो इस तरीके से फाइट कैसे कर पा रहा है। लोगों को देखने के लिए मिलता है इवन जो हेंचोल होता है बॉडी अभी धीरे धीरे करके कमजोर पड़ना स्टार्ट हो चुकी होती है, बट हेंचोल को ऐसा लग रहा होता है कि जो उसकी बॉडी है अभी तक उसने डोपिंग को ठीक तरीके से एडजस्ट नहीं किया। सियान वो ऑलरेडी समझ चुका था हेंचोल थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका। इस चीज से उसे ये चीज पता चली थी कि भले ही उसकी स्ट्रेंथ इनहेंस हो चुकी हो, बट उसके रिफ्लेक्सेस एंड उसका स्टेमिना वो इनहेंस नहीं हुआ है। जब तक ये मुझे पकड़ नहीं लेता या फिर मैं उसे अपने आप को पकड़ने नहीं देता एंड मैं इसके फेस के ऊपर हिट करता हूँ, मेरी जीतने की अभी भी चांसेस है। जो अपने मूवमेंट स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर कुछ क्विक पंचेस मारने होंगे के अंदर शायद से उतनी पावर ना हो। सियोन वू नेक्स्ट मोमेंट के अंदर हेंचोल के करीब पहुंच जाता है। हेंचोल को लगता है कि सियोन वू उससे मरने के लिए आ रहा है, वो वापस से उसके ऊपर अटैक कर देता है। सियोन वू आराम से उसके अटैक से डॉज कर लेता है, उसके फेस के ऊपर एक जैब मार देता है। इससे पहले हेंचोल उसे वापस से पकड़ पाता, वो वापस से उसके अटैक को डॉज करके उसके फेस के ऊपर दूसरा जैब मार देता है। इससे पहले वो संभल पाता, वापस से तीसरा जैब आ चुका था। फाइनली अभी सियोंग को टाइम मिल चुका था कि वो फाइनली अपना एक फाइनल पंच मारे, इसके अंदर वो इस बंदे को नॉकआउट कर सके। वो एक हाथ से उसके कपड़ों को पकड़ के जस्ट दूसरे हाथ से उसे एक पावर पंच मारने वाला होता है, तभी जो हेंचोल होता है उसका हाथ पकड़ लेता है। ये हेंचोल की चाल थी कि वो समझ चुका था कि सियान वू की मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा है एंड वो उसे तब तक नहीं पकड़ सकता जब तक वो उसके काफी तक करीब ना आ जाए। उसने उसे जानबूझ के अपने ऊपर वार करने का मौका दिया। यही चीज वो हंसते हुए कहता है, मुझे मारने में इतना तक खो चुके थे, ये चीज नहीं देख पाया कि मैंने तुम्हें जानबूझ के मौका दिया था। तभी सियान वू भी कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैंने भी तुम्हें जानबूझ के अपने आप को पकड़ने दिया। इससे पहले कि हेंचोल कुछ समझ पाता, सियान वू ने हेंचोल की बॉडी का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत जोर की ड्रॉप किक उसके मुंह के ऊपर बचा दी होती है। इसी के साथ हेंचोल के पूरे मुंह का नक्शा बिगड़ चुका था। इस एक किक के साथ ही वो काफी तक बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, लगभग इतना तक कमजोर हो चुका था कि वो अपने बॉडी को लिफ्ट भी नहीं कर पा रहा था। इस वक्त उसे अपने ऊपर काफी ज्यादा तरस आ रहा था एंड वो जोर से चिल्लाता है, मेरा शरीर इतना ज्यादा कमजोर क्यों है, मेरी बॉडी ऐसी क्यों है, एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं एक ऐसे इंसान के आगे स्ट्रगल कर रहा हूँ जिसने अभी तक अपना डोपिंग ड्रॉप नहीं लिया। उसकी नजर इस वक्त सियान वू की ड्रॉपिंग ड्रॉप के ऊपर होती है। एक्चुअल मोमेंट के अंदर वो सियान वू का ड्रॉपिंग ड्रॉप ले भी लेता है एंड सियान वू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, इससे पहले वो उसे रोक पाता हेंचोल ऑलरेडी वो डोपिंग ड्रॉप अपने आप को लगा चुका था। ये जो डोपिंग ड्रॉप होता है ये होता है स्टेमिना डोपिंग ड्रॉप। पहले वाले डोपिंग ड्रॉप की मदद से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इस दूसरे डोपिंग ड्रॉप के साथ उसका स्टेमिना भी काफी ज्यादा इनहेंस हो चुका था। एक्चुअल मोमेंट के अंदर वो सियान वू को एक स्पीयर दे देता है, जिसके बाद वो उसे अपने दोनों हाथों के ऊपर उठा लेता है एंड कहता है, बच्चे तू पागल किसको बोल रहा था, अभी मैं तेरे को बताता हूँ असली पागल क्या होता है। इसी के साथ वो सियान वू को उठा के जमीन के ऊपर फेंक देता है। इस वक्त जो सियान वू की हालत होती है वो काफी ज्यादा बदतर हो चुकी थी। लग रहा था कि जैसे कि सियान वू लगभग मरने की हालत में आ चुका है। इससे पहले कि ड्रोन सियान वू की हालत को चेक कर हेंचोल सियान वू को पकड़ता है एंड उसकी गर्दन के ऊपर पकड़ के एक लॉक दे देता है। वो कहता है, तुम जैसे लोग जो मुझे कमजोर समझते हैं, मुझे हमेशा ऐसी फीलिंग रहती है कि तुम लोगों को पूरी तरीके से क्रश करने के बाद मैं तुम लोगों की सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूं। उनके मुंह से अचानक से नेक्स्ट मोमेंट के अंदर अपने डैड का नाम निकलता है, बट तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो हेंचोल होता है अचानक से वो जमीन के ऊपर गिर जाता है एंड उसी के साथ साथ सियान वू भी जमीन के ऊपर था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हुआ है। तभी ड्रोन कहता है कि ये मैच खत्म हो चुका है क्योंकि इनमें से एक प्लेयर मारा जा चुका है ऑलरेडी। वही जो चीफ प्रेसिडेंट होता है वो भी इस चीज को देख रहा होता है, समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। तभी जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कहता है ये डोपिंग के ओवरडोज के कारण हुआ है। जब 2 डिफरेंट डोपिंग्स को एक साथ बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो इसका जो सर्वाइवल रेट है वो बस 0.05% है, मतलब आधा % भी नहीं है ढंग से। जो हेंचोल था उसने पहले ही अपने ऊपर पावर डोपिंग का इस्तेमाल किया था, तभी ऑलरेडी उसकी बॉडी की हालत खराब थी, बट उसके बाद जैसे ही उसने अपने बॉडी के ऊपर स्टेमिना डोपिंग का इस्तेमाल किया तभी उसकी जो मौत थी वो पक्की हो चुकी थी। वही जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो मन ही मन कहता है, सियोन वू तुम काफी ज्यादा लकी निकले, तुम्हारे ओपोनेंट ने डोपिंग कंज्यूम करके खुद की जान ले ली। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कहता है इसे बस लक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस बच्चे की जो बॉडी है वो सही में काफी ज्यादा अजीब है। वाइस प्रेसिडेंट कहता है, जानता हूँ कि इसकी हड्डियां नहीं टूटती जल्दी, लेकिन बस इस चीज के लिए इसे स्ट्रेंज नाम दे देना ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया। तुम्हें पता है कि ये जो जगह है इस जगह के अंदर काफी सारे पागल मॉन्स्टर भरे पड़े हैं। एग्जीक्यूटिव कहता है
कि आपको भी एक चीज पता होनी चाहिए, उन डोपिन एबिलिटीज की मदद से किसी के भी मसल्स को, ऑर्गन्स को और हार्मोन्स को, इन सारी चीजों को तुरंत इनहेंस कर सकते हैं। लेकिन हम एक चीज को इनहेंस नहीं कर सकते, वो है बोन्स। किसी भी इंसान की बोन्स को इनहेंस नहीं कर सकते। डेफिनेटली इस चीज के पीछे कोई ना कोई स्पेशल सीक्रेट है। वाइस प्रेसिडेंट कहता है चलो चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि एक बार जब ये मेन राउंड के अंदर एंटर करता है तो ये कितना इफेक्टिव रहता है। तो अभी हमें आगे क्या करना है। एग्जीक्यूटिव कहता है सिंस वो डोपिंग टेस्ट राउंड को पास कर चुका है, सबसे पहले उसे अर्जेंट ट्रीटमेंट की नीड है। उसके बाद उसे वो मॉन्स्टर्स मिलेंगे जिन्होंने मेन अरीना के अंदर अपनी लड़की जगह बनाई है। जगह पे हर तरीके की पावर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, वो भी एक ही जगह के ऊपर। वही हम लोगों को फाइटिंग वॉर ट्रीटमेंट रूम देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे जो सियान वो होता है वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। उसके दिमाग में अभी भी पुरानी फाइट्स के ख्याल ही घूम रहे थे। उसे लग रहा था कि जो हान चौल है वो उसके कारण मरा है। सियान वो हान चौल को बस नॉकडाउन करना चाहता था, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि एंड के अंदर तो वो खुद था जो कि मरने वाला था। तो हान चौल कैसे मर गया। सियान वो का दिमाग काम नहीं कर रहा होता, लेकिन तभी उसके सामने उसके पिता की तस्वीर आ जाती है। उसे याद आता है कि वो अकेला है जो कि अपने माँ बाप को बचा सकता है। जैसे वो अपने होश में वापस से आता है, उसके सामने ड्रोन था जो कि उससे कहता है अपने भी प्लेयर जो कि पास हो चुके हैं, अभी वो मेन लॉबी के अंदर जाने के लिए तैयार है। वहाँ पे हम लोग को एक कंपाउंडर भी देखने के लिए मिल सकता था। सियान वो को कहता है तुम काफी तक क्यूरियस होंगे, लेकिन चिंता मत करो, अब से ये जो गाइडर है वो तुम्हें सारी चीजों के बारे में गाइड करेगा। जब तक तुम इस गाइड को फॉलो करते हो तब तक सब बढ़िया रहेगा। सारे जितने भी गाइड्स है इनके पास लीथल वेपन्स है। हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो जो ड्रोन होता है उसके अंदर एक गन शॉट लगी हुई रहती है। अगर कोई भी रेसलर या फिर कोई भी फाइटर कुछ बकचोदी करने की कोशिश करे तो डायरेक्टली उन्हें उड़ा दिया जाता है। के बाद जो सियान वो होता है वो ड्रोन को फॉलो करते हुए पीछे पीछे जाता है उसके। एंड फाइनली एक टूटी हुई दीवार से वो एक अलग ही जगह के ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ पे एक तरीके से एक अंडरग्राउंड केव थी। मिला के सियान वो समझ चुका था कि यहाँ पे जो कोई भी आता है वो यहाँ से कभी एस्केप कर ही नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। सियान वो को इस वक्त अपनी माँ की चिंता हो रही होती है। एंड वो मनी मन सोच रहा होता है कि उसे अपने मॉम को एक बार कॉल लगा लेना चाहिए था कि क्या उसकी मॉम अभी ठीक है या नहीं। बट सियान वो के दिमाग में आता है उस एग्जीक्यूटिव ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसके मॉम डैड का ध्यान रखेगा, तब तक मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करूंगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मरना नहीं है, मुझे सर्वाइव करना है। बट एक चीज समझ नहीं आती, जो भी फाइट मैंने इमेजिन की थी ये फाइट उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। बाहर की दुनिया के अंदर सभी लोग मुझे एक मॉन्स्टर समझते हैं, बट यहाँ पे तो छपरी भी लड़ने के लिए आ जाते हैं जो कि एक अलग ही लेवल के ऊपर है। मुझे सही में समझ नहीं आता कि यहाँ के जो मॉन्स्टर है वो सही में किस लेवल के हो सकते हैं। वही हम लोग को एक प्लेयर लॉबी देखने के लिए मिलती है, इसके अंदर सियान वो एंटर कर जाता है। जैसे वो अंदर एंटर करता है वहाँ पे उसे काफी सारे ड्रोन देखने के लिए मिलते हैं, जिन्हें देख के वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि इस गेम के अंदर कुल मिला के 124 पार्टिसिपेंट्स हैं। चारों तरफ हम लोगों को लिटरली काफी सारे रेसलर्स देखने के लिए मिल सकते थे जो कि काफी ज्यादा हट्टे कट्टे थे दिखने में। और हर रेसलर के पास अपना खुद का एक ड्रोन था जो कि एक तरीके से आप गाइडर समझ सकते हो। चारों तरफ बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए थे और सामने की तरफ एक बहुत बड़ी स्क्रीन। एक आवाज आती है सभी लोग मॉनिटर के पास गैदर हो जाओ, जल्दी तुम्हें वहां से इंस्ट्रक्शंस मिलना शुरू हो जाएंगे। जो सियान वो होता है वो अपने आसपास के मॉन्स्टर्स को देख के पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। सियान वो लिटरली इन लोगों के सामने बच्चा लग रहा था। सही में इन लोगों का जो साइज था वो बहुत ज्यादा बड़ा था। जिस बंदे से सियान वो ने पहले राउंड के अंदर फाइट की थी उसके सामने ये सारे जो मॉन्स्टर थे ये लिटरली एक अलग ही लेवल के ऊपर थे। सियान वो के दिमाग के अंदर इस वक्त बस एक ही चीज आ रही थी, वो है सर्वाइव करना। सोचता है अगर उसे अननेसेसरी इंजरीज को अवॉइड करना है एंड इन लोगों से पंगे लेने से बचना है, उसे थोड़ा सा अंडरडॉग बन के रहना पड़ेगा, लिडार से भी थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा जब तक ऑफिशियल मैच स्टार्ट नहीं हो जाता। तभी एक हट्टा कट्टा मॉन्स्टर सियान वो के पीछे आ जाता है एंड कहता है ए बच्चे तू तो हाई स्कूल का बच्चा लगता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम भी यहाँ पे आए हो। तुम्हारा ये जो बड़ा भाई है क्या ये तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेल सकता है। जो सियान होता है वो मनी मन सोचता है कि उसके इस स्कूल यूनिफॉर्म के साथ वो यहाँ पे बिल्कुल भी अननोटिस बिल्कुल भी नहीं रह सकता, कि उसके स्कूल यूनिफॉर्म के साथ वो डेफिनेटली यहाँ पे जोकर लग रहा था सभी लोगों के बीच में। भी सामने से आवाज आने लग जाती है एंड इन लोगों को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस मिलना स्टार्ट हो चुके थे। वो उस बंदे को अवॉइड करते हुए आगे जाता है। आसपास के जितने भी बॉडी बिल्डर्स थे वो सियान को देखते हुए कहते हैं हाँ हमने सुना है ये जो स्कूल का बच्चा है ये बस यहाँ पे इसलिए आ पाया है क्योंकि इसका जो अपोनेंट था उसने अपने ऊपर फर्स्ट राउंड के अंदर डोपिन का ओवरडोज कर लिया, इसकी मदद से वो खुद ही मर गया। वही दूसरा मॉन्स्टर कहता है तुम्हारा कहने का मतलब है कि इस बच्चे ने अभी तक अपने आप को डोपामीन का इंजेक्शन भी नहीं दिया। मुझे लगता है कि वो जो बड़े लोग हैं वो कुल मिला के इस बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म के साथ इसलिए यहाँ पे भेजा है ताकि वो थोड़ा सा तमाशा देखना चाहते हैं। अच्छा तो ऐसी बात है, तो मुझे लगता है कि मुझे इस बच्चे के साथ काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ये लोग जस्ट सियोन को परेशान करने जाने वाले होते हैं लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि वो देख लेता है कि उस बच्चे के ऊपर किसी और ही मॉन्स्टर की नजर है। रिएक्शन को देख के सियान वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है लेकिन तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो पहला वाला बंदा था वो अभी भी सियान
सियानवू के पीछे खड़ा था। वो सियानवू से कहता है, बच्चे जब तुमसे कोई खेलने के लिए पूछे तो तुम्हें उसे आंसर देना चाहिए। सियानवू इस बंदे से परेशान हो चुका था। मास्टर सियानवू से कहता है, अगर तुम इसी तरीके से अपना मुंह बंद रखोगे तो तुम मारे जाओगे। वो सियानवू के सर के ऊपर अपना हाथ रख देता है। सियानवू समझ चुका था कि अगर उन्हें इन पागलों के बीच में जिंदा रहना है तो उसे इन लोगों से भी ज्यादा पागल बनना पड़ेगा। सियानवू तुरंत पीछे घूमता है एंड इसके ऊपर जस्ट अटैक करने ही वाला था। हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि कोई अपना हाथ बीच में लेके आता है। सियानवू के पीछे एक दूसरा बंदा आके उसे बचा लेता है। वो उस मॉन्स्टर से कहता है, ये सब बंद कर दो। वो जो मॉन्स्टर होता है वो चिढ़ के सियानवू को बचाने वाले का हाथ पकड़ लेता है। वो उसे काफी तेजी से दबाने लग जाता है। उसके फेस के ऊपर एक डेविल वाली स्माइल थी, बट इसके बाद भी हम लोग को इस बंदे के फेस के ऊपर कोई रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिल सकता था। वो कहता है, ये बस एक छोटा सा बच्चा है। एंड इसी के साथ वो अपने हाथों को खींच लेता है। उस बच्चे के लिए तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो, जबकि मैंने बस अपने एक हाथ के ऊपर डोपामीन का इंजेक्शन लगाया है। जो सियानवू होता है वो ऑलरेडी यहाँ से निकल चुका होता है। उसे यहाँ से पतली गली नाप के निकलना ही ज्यादा बेटर लगता है, क्यों किसी फालतू के भसड़ में नहीं पड़ना चाहता था। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर और उस आदमी के बीच में बैटल स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन सियानवू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने उस आदमी को इस तरीके से अकेला छोड़ दिया। वो पीछे मुड़ता है एंड वापिस से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने जाने वाला होता है, बट तभी एक जोर की आवाज आती है। सियानवू पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। हम लोग को देखने के लिए मिलता है उस मॉन्स्टर का जो गाइड था, यानी कि वो ड्रोन, उसके अंदर से एक गोली निकलती है, सीधा उस मॉन्स्टर की खोपड़ी उड़ा देता है। फिर स्पीकर इसके अंदर से एक जोर की आवाज आती है, जल्दी तुम लोगों को तुम्हारे इंस्ट्रक्शन मिलना शुरू हो जाएंगे। तुम्हें जिस जगह पे जाना है उस जगह के बारे में भी बताया जाएगा, बट उससे पहले अगर किसी ने भी लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की उसे तुरंत मार दिया जाएगा। वही हम लोगों को काफी सारे ड्रोन्स देखने के लिए मिल सकते थे। एक तरीके से ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे एक वॉर चल रहा है एंड ये सारे के सारे जितने भी मॉन्स्टर नीचे खड़े हैं ये सारे के सारे स्लेव्स है। जिसने कोई भी बकचोदी की तो सीधा उनकी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। जो सियानवू होता है वो काफी परेशान हो जाता है एंड वो मन ही मन सोचता है, ये लोग कितने ज्यादा ब्रूटल है, उन्होंने उस मॉन्स्टर को इतना ज्यादा आसानी से मार दिया, मैंने उसे एक वार्निंग भी नहीं दी। इस जगह से लिटरली कोई बंदा जिंदा बच के बाहर जा पाया है। सियानवू को सही में ऐसा लग रहा था कि वो किस जगह पे आ चुका है। तभी सामने वो जो बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ था उसके ऊपर स्क्रीनिंग चालू हो चुकी थी एंड आवाज आती है, तुम सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन, जो कि सरवाइव करके यहाँ पे पहुंचा है। पहला फाइट तुम लोगों ने लड़ा था बस एक सिंपल सा डोपिंग टेस्ट राउंड था, उसे कंप्लीट करने के बाद तुम इस जगह पे पहुंचते हो जहाँ पे तुम अभी खड़े हो। इससे पहले तुम्हारे जिंदा बचने की चांसेस थी, यानी कि तुम सरवाइव कर सकते थे जब तक तुम जिंदा रहते हो। पहले कोई भी एलिमिनेशन नहीं था, लेकिन अब से जो भी एलिमिनेट होगा इसका मतलब वो मारा जाएगा, उसे तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एलिमिनेशन का मतलब है कि वो आगे और कोई कॉम्बैक्ट नहीं कर पाएगा। सब चीजों के अलावा तुम सभी लोग यहाँ पे इसलिए मौजूद हो क्योंकि तुम सभी लोगों को ग्रैंड प्राइज चाहिए, जो कि 10 बिलियन वॉन्स का है। हमें स्क्रीन के ऊपर काफी सारा पैसा देखने के लिए मिलता है। इसे देख के ये सारे के सारे जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एंड सब चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन जो सियानवू होता है वो काफी तक काम खड़ा रहता है, बस वो मन ही मन कह रहा होता है कि इन पैसों से उसकी जो फैमिली है वो फाइनली इंसानों की तरह जी पाएगी, एक नॉर्मल इंसानी लाइफ। वो अपनी मुट्ठी को कस लेता है, लेकिन तभी सामने से आवाज आती है, अनफॉर्चुनेटली इस प्राइज को बस एक ही बंदा जीत सकता है, बट बाकी लोगों को डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग इवन टॉप 16 के अंदर भी आते हो एंड सर्वाइव करते हो तो तुम लोगों को 5% मिलेगा, जितना भी पैसा तुम्हारे ऊपर लगा है उन VIPs के द्वारा। ये जो मॉन्स्टर होते हैं वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं एंड वो लोग कहते हैं, कुछ भी हो जाए मैं तो वो प्राइज मनी और साथ ही साथ वो बैटिंग मनी वो दोनों को दोनों लेके जाऊंगा, सारा पैसा लेके जाऊंगा। हमने से आवाज आती है, जितने भी प्लेयर है यहाँ पे उन सभी लोगों का अपना खुद का ब्रॉडकास्ट चैनल है, तुम सभी लोगों को एक गाइड प्रोवाइड किया गया है, इसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ है, इसके मदद से वो जो VIPs है वो तुम्हारे चैनल्स को देख सकते हैं और वो उन प्लेयर्स के ऊपर पैसा लगाएंगे जो उनको लगता है कि आगे जाके जीतने वाले हैं। माफ करना, मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेकार आवाज निकाल रहा हूँ, लेकिन स्टिल एक बार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि आपको कैसा लगा। सामने से बातें कंटिन्यू रहती है। इन शॉर्ट तुम उन VIPs का जितना ज्यादा ध्यान अपने तरफ आकर्षित कर पाओगे उतना ही ज्यादा तुम पैसा कमा पाओगे, क्योंकि वो VIPs तुम्हारे ऊपर उतना ही ज्यादा पैसा लगाएंगे। तो जितनी ज्यादा हो सके तुम्हें उतनी ज्यादा एंगेजमेंट अपने तरफ खींचनी है, ताकि जो तुम्हारा फ्यूचर है वो और ज्यादा अच्छा हो। अभी हम तुम सभी लोगों को कुछ रूम्स प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर हर एक रूम के अंदर कुल मिला के 5 लोग रहेंगे। मैं उस रूम के अंदर तब तक रहना है जब तक ये जो गेम है ये खत्म नहीं हो जाता। तुम्हें पूरी तरीके से आजादी है तुम्हारा खुद का कमरा चूज करने के लिए। इसके अलावा तुम्हें अगर कोई और क्वेश्चन हो दिमाग के अंदर तो तुम्हारे वो जो गाइड्स है वो तुम्हें क्लियर कर देंगे आगे की बातें। अभी तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। ये सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो आपस में बात करने लग जाते हैं। अगर हम लोग को VIPs का अटेंशन अपनी तरफ खींचना है तो हमें कोई ना कोई बड़ी चाल चलनी होगी। तुम सही कह रहे हो, अगर हम उस बच्चे के साथ रूम शेयर करेंगे मुझे नहीं लगता कि मुझे 1 रुपया भी मिलने वाला है और कोई भी बंदा मुझे आके देखेगा। जो सियानवू होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि इवन एक रूम ढूंढना भी इतना ज्यादा आसान काम
नहीं है यहाँ पे। लेकिन तभी हम लोगों को उसके पीछे से टोनी स्टार्क देखने के लिए मिलता है। इसका नाम टोनी स्टार्क नहीं है, लेकिन ये टोनी स्टार्क जैसा दिख रहा है, इसलिए मैं इसको टोनी स्टार्क बुला रहा हूँ। जब तक हम लोगों को इसका नाम ना पता चले, सियान वो उसे कहता है, बच्चे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तक ऑफिशियल मैच चालू नहीं होता तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसी के साथ वो सियानवू के कंधे के ऊपर हाथ रख देता है। सियानवू नोटिस करता है कि उसके हाथों के ऊपर एक जख्म हो चुकी है। तभी हम लोगों को एक और बंदा देखने के लिए मिलता है जिसके येलो कलर के बाल थे। उसे देख के सियानवू को ऐसा लगता है उसने उसे कहीं देखा है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये यहाँ पे कैसे आ सकता है। जो टोनी स्टार्क होता है वो सियानवू से कहता है, बच्चे ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक रूम है जो कि पूरी तरीके से खाली है एंड उसके अंदर कोई भी कंपटीशन नहीं हो रहा, चलो उसे जाके देखते हैं। जो सियानवू होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये जो टोनी स्टार्क है इसके कारण इंजर्ड हुआ एंड अभी वो उसी के साथ रूम शेयर करना चाहता है एंड वो सियानवू के साथ रूम शेयर करना चाहता है, जिसके साथ यहाँ पे कोई भी रूम शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि सियानवू काफी ज्यादा कमजोर है। अगर वो उसके साथ रहेंगे तो उन्हें कोई भी वीआईपी नहीं देखने वाला। बट सियानवू काफी अच्छे तरीके से जानता था कि इस वक्त उसके पास वक्त नहीं है एंड सोच के भी कोई फायदा नहीं है। भले ही इस इंसान के इरादे अच्छे हो या बुरे, डेंजर तो उसे हर जगह पे मिलेगा। जो टोनी स्टार्क होता है वो उसे कहता है, अरे बच्चे तू अभी भी वहीं पे खड़ा है, जल्दी आ। वही सियानवू उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। जितने भी बाकी के लोग होते हैं जब वो सियानवू और टोनी स्टार्क को साथ में देखते हैं तो वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो पूरा का पूरा कचरे का ढेर है, ये ग्रुप पूरी तरीके से बेकार है, डेफिनेटली इस ग्रुप को कोई भी नहीं देख रहा होगा, इस ग्रुप के सबसे ज्यादा कम व्यूअरशिप आएगी। वो मॉन्स्टर कहता है, यही तो रीजन है कि मैं यहाँ पे इस रूम के अंदर आया, हमें पता है कि इसके बगल वाले रूम के अंदर कौन है। उसे देख के लगता है कि वो नंबर 1 पर्सन है यहाँ का एंड उसे सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिल रही होगी। मैं जानता था कि उस बंदे के साथ रूम शेयर करना ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए मैंने उसके बगल वाले रूम को चूज किया ताकि उसकी थोड़ी बहुत स्क्रीन टाइम एंड पॉपुलैरिटी हमारे चैनल को भी मिले। दूसरा बंदा कहता है, तुम सही कह रहे हो, लोग उनकी मसल सही में वो राक्षस लग रहा है, ऐसे राक्षसों का अटेंशन ग्रैब करना ये काफी ज्यादा कैजुअल है। हम लोगों को वो रूम देखने के लिए मिलता है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। वहाँ पे हम लोगों को 3 मॉन्स्टर्स देखने के लिए मिल सकते थे जिनकी बॉडी सही में काफी ज्यादा ह्यूज थी। उनके सामने वो पीले बालों वाला बंदा आ चुका था। वही इन 3 मॉन्स्टर्स में से एक जो था वो इनका बॉस लग रहा था। वो पीले बालों वालों की तरफ देख के थोड़ा सा कंफ्यूज था। पीले बालों वाला अंदर आता है एंड रूम का दरवाजा बंद कर देता है। जिस जगह पे उन लोग का बॉस बैठा रहता है उस जगह पे देखते हुए कहता है, वो जगह वो दिखने में अच्छी लग रही है। वो उनके बॉस से कहता है, क्या तुम वहाँ से हट सकते हो। वो जो मॉन्स्टर होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है। वो पीले बालों वाले से कहता है, अभी तक जो कैमराज है वो ऑन भी नहीं हुए, तुमने दरवाजे को बंद कर दिया, तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो। इसी के साथ वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। नेक्स्ट मोमेंट के अंदर वो जो पीला बालों वाला बंदा होता है वो अपने हाथों की 2 उंगलियों की मदद से उसके गले के अंदर छेद कर देता है। अपने एक ही अटैक से इस बंदे को मार देता है। चीज देख के वो जो बाकी के 2 बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी फटके 1000 हो जाती है। पीले बालों वाला इन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, क्या और किसी को कोई दिक्कत है या फिर और किसी को मेरा हालचाल पूछना है। गुड, शांत रहना भी एक अच्छा ऑप्शन है एंड तुम लोगों को शांति रहना चाहिए। से भी जिस बंदे से मैं मिलना चाहता हूँ वो पर्सन कोई और है। जहाँ तक मेरे को लगता है जो सियानवू था वो इसे जानता था, ये भी किसी से मिलना चाहता है, मे भी ये सियानवू से ही मिलना चाहता है। फिर हमें बताया जाता है इसका नाम हान मिनसो है, इसकी भी उम्र 19 साल है। एक काली आर्मी इस मार्शल आर्ट को इस्तेमाल करता है एंड इसकी भी अगर एज 19 साल है तो डेफिनेटली इसका सियानवू के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोगों को सड़क के ऊपर एक कार देखने के लिए मिल सकती थी जिसके अंदर वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। एग्जीक्यूटिव वाइस चीफ से कहता है, इन्फॉर्मेशन है जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है वो चाओ मैंग चॉन के साथ टीम अप करने वाले हैं कि इससे पहले वाले टूर्नामेंट का चैंपियन था। वाइस चीफ कहता है, ऑफ कोर्स ये तो होना ही था, वैसे भी मैं उस बंदे को कैसे अपने साइड कर सकता हूँ जब मेरे ऑल्टरनेटिव में बस एक हाई स्कूलर है। एग्जीक्यूटिव कहता है कि अगर कैंग सियांग अगर टॉप 16 के अंदर जाता है तो उसे एक और बार मौका मिलेगा कि वो सेकंड डोपिंग राउंड के अंदर जा सके। एंड जहाँ तक कि मुझे लगता है कि उसकी बॉडी टाइप के साथ अगर उसके ऊपर डोपिंग का इस्तेमाल किया गया तो उसके जो इनहेंसमेंट मिलेगी वो सही में हाईएस्ट लेवल की इनहेंसमेंट होगी अभी तक की। उसकी जो हड्डियां है वो ऑलरेडी 10 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर है किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन से। वो एक जानवर है। अगर उसके ऊपर हम एडिशनली डोपिंग का इस्तेमाल कर दे तो लिटरली हमें एक मॉन्स्टर का एक नया बर्थ देखने के लिए मिलेगा जो कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर देगा। वाइस चीफ कहता है, चाहे कुछ भी हो फिलहाल के लिए हमें उसे अपनी साइड रखना पड़ेगा। मुझे डर है कि बाकी के जो वीआईपीज है वो उसे हमसे छीनने की कोशिश करेंगे। एग्जीक्यूटिव कहता है, मुझे नहीं लगता कि उन सब चीजों के बारे में अभी हम लोग को इस वक्त चिंता करनी चाहिए क्योंकि जो सियानवू है जिन 5 पर्सन के साथ जिन रूम में रुका हुआ है उस रूम के अंदर जितने भी वो 5 लोग हैं उन सभी लोगों की सबसे ज्यादा कम व्यूअर वाचिंग थी जब वो फर्स्ट राउंड के अंदर थे, यानी कि डोपिंग टेस्ट राउंड के अंदर। तो इस तरीके से ज्यादा किसी का ध्यान नहीं जाने वाला सियांगवू की तरफ। सियांगवू के साथ हम लोगों को यहाँ पे टोनी देखने के लिए मिलता है। इसका नाम मुझे नहीं पता अभी तक, लेकिन मैं इसे टोनी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे टोनी नाम ज्यादा अच्छा लगता है। ये दिखता भी कुछ टोनी स्टार्क जैसा है। टोनी स्टार्क कहता है कि व्यूअरशिप लेना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। ऑडियंस है वो उन्हीं फाइटर्स को देखना चाहेंगी जो उनको लगता है कि आगे जाके जीतने वाला है। लेकिन
लेकिन ये जो फीमेल फाइटर है तुम्हारे सामने, इसके सबसे ज्यादा कम चांसेस लग रहा है एंड इसकी रेटिंग भी काफी ज्यादा कम है। हम लोग को ये फीमेल फाइटर देखने के लिए मिलती है जिसका नाम होता है एमेंडा ग्रॉस, और ये जो लड़की है ये कैपेरियो और जिजुत्सु करती है। ये 23 साल की है। वही यहाँ पे एक और फाइटर था जो कि पूरे के पूरे कंपटीशन के सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट फाइटर था, जो कि देखने में कुछ एक बॉक्सर जैसा लग रहा था। उसका नाम होता है किम मिन हो, जो कि 25 साल का होता है। जो लास्ट बंदा है हमारे रूम का, इसके बारे में तो क्या ही बताऊं, ये एक सन की लग रहा है। इसका नाम मेनॉन है और ये 28 साल का है। हमें देखने के लिए मिलता है वो काफी ज्यादा अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। वो अपनी कोहनी को चाटने की कोशिश कर रहा होता है। जो टोनी होता है वो सियोंग से कहता है, लगता है ये जो गाइड है ये ऑलरेडी हमारी फिल्म बनाना शुरू कर चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हमारे रूम की तरफ सबसे ज्यादा वीआईपी के अटेंशन को खींचना है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं। जो टोनी स्टार्क होता है वो तुरंत एक हाथ के ऊपर हैंड स्टैंड करके खड़ा हो जाता है एंड उसके बाद वो पुशअप मारने लग जाता है एक हैंड से। लेकिन वही जो सियोंग होता है उसे लगता है ये लोग क्या जोकोरो वाली हरकतें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों से कुछ होने वाला है। लेकिन तभी अचानक से वो जो लड़की होती है एमेंडा भी उठ के खड़ी हो जाती है। सियोंग थोड़ा सा कंफ्यूज था। एक्शन मोमेंट के अंदर वो जो लड़की होती है वो जमीन के अंदर अपनी उंगली घुसेड़ देती है, एक उंगली से हैंड स्टैंड करके खड़ी हो जाती है। ये चीज देख के इवन सियोंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि इस लड़की ने अपनी पूरी की पूरी बॉडी का वेट बस एक उंगली से उठा के रखा है, बिना किसी मोमेंटम के। एंड उसके बाद ये लड़की भी पुशअप्स मारना शुरू कर देती है। हम लोगों को किम देखने के लिए मिलता है जो कि इन लोगों से कहता है इस तरीके से अपनी ताकत दिखाना ये सही में बेवकूफों का काम है। कि ये बात सुनने के बाद सियोंग को ऐसा लगता है चलो ठीक है, कोई तो बंदा ढंग का मिला मुझे। नेक्स्ट मोमेंट के अंदर ये जो किम होता है ये इधर से उधर भागना शुरू कर देता है। इसकी जो मूवमेंट स्पीड होती है वो लिटरली काफी ज्यादा होती है। इवन इसके मूवमेंट्स को देख के सियोंग भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वही लास्ट में बचा होता है यहाँ पे वो संकी, जो फाइनली अपनी जीप से अपने एल्बो को टच कर लेता है। वो खुश होते हुए कहता है देखो 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 मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। मैंने अपने जीप से अपने एल्बो को टच कर लिया। क्या क्या किसी में दम है मेरे जितना? ये जो सियोंग होता है वो अकेला इन लोगों के बीच में खड़ा रहता है एंड ये सारे के सारे लोग सर्कस कर रहे होते हैं। सियोंग अपने आप से कहता है ये सब देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इन लोगों के बीच में मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं ही इडियट हूँ जो कि इन लोगों को ये सब करते हुए देख रहा है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इनके सामने वाली जो टीवी की स्क्रीन होती है चालू हो जाती है एंड उसके ऊपर आपस में कंपटीटर्स के नाम आ चुके थे, यानी कि कुल मिला के जो 124 लोग थे उनके आपस में ड्यूल्स डिसाइड हो चुके थे। यहाँ पे लगभग इन पांचों को अपने अपने ओपोनेंट्स मिल चुके थे। इनके साथ इन लोगों की सबसे फर्स्ट फाइट होने वाली थी। वही इनमें से जो मेरे को सबसे ज्यादा खतरनाक बंदा लग रहा है वो है सैंगयोंग का ओपोनेंट। एंड ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे जाके पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को ऊंची इमारत देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव और चीफ था। चीफ कहता है कि वो काय क्या वो सही में इतना पावरफुल है? एग्जीक्यूटिव कहता है कि वो बंदा उसने आज तक अपनी एक सिंगल फाइट भी नहीं हारी, वो एक लेटवी फाइटर है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि ये लेटवी क्या होता है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव बताता है कि जो लेटवा है कुछ बर्मीज मार्शल आर्ट जैसी होती है, ये एक तरीके का म्यूथा है। बट म्यूथा एंड लेटवी के बीच में डिफरेंस ये है कि लेटवी म्यूथाई से काफी गुना ज्यादा ब्रूटल है एंड इसके अंदर ज्यादा इंजरीज होती है। चीफ कहता है लेकिन म्यूथा है वो तो ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स के अंदर आता है जिसके अंदर एल्बोज एंड नी स्ट्राइक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जीक्यूटिव कहता है लेकिन लेटवाई उसके अंदर इससे भी ज्यादा होता है, लेकिन लेटवे के अंदर ना कि सिर्फ जो फाइटर्स होता है एंड कोनिया एल्बोज का यूज करता है, बल्कि वो इवन अपने हेड्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि हेडबट वगैरह भी यूज कर सकता है। जो अगर कोई अपने सर से किसी और के मुंह के ऊपर एक हेडबट मार देता है तो उसकी सर की कितनी ज्यादा बुरी दशा हो सकती है। देखा जाए तो जो हमारा सर होता है यानी कि हमारा स्कल, वो हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है एंड ये सही में काफी ज्यादा फैटल इंजरी क्रिएट कर सकता है। यही रीजन है कि हेडबट को पूरी तरीके से बैन किया गया है लगभग 95% फाइटिंग टूर्नामेंट्स के अंदर। लेटवाई की खासियत ही यही है कि उसकी ये जो दरिंदगी है यही उसे काफी ज्यादा स्पेशल बना देती है। और बस इतना ही नहीं, आप इवन सामने वाले पर्सन के बैक ऑफ द हेड या फिर आप उसकी स्पाइन के ऊपर भी अटैक कर सकते हो। ये भी पूरी तरीके से लीगल होता है इसके अंदर। सही में ये जो चीज है ये पूरी तरीके से इलीगल होती है हर एक फाइट के अंदर। तो किसी की भी सर के पीछे वाले हिस्से में मारना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सामने वाला बंदा पैरालाइज भी हो सकता है, उसके स्पाइन पे हिट करके वो बंदा जिंदगी भर के लिए विकलांत हो सकता है। एंड इतने ज्यादा फैटल स्पॉट्स के ऊपर मारना भी अगर इस मार्शल आर्ट के अंदर अलाउड है तो ये सही में काफी ज्यादा ब्रूटल है कि ये आराम से एक चलते फिरता इंसान को एक जिंदा लाश बना सकता है। तो काई है उसके पास सही में अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सारे फाइटिंग वर्ड्स के अंदर उन सभी में से सबसे ज्यादा कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस है। एंड इस बंदे के पास सबसे ज्यादा रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी है। इवन अपने प्रोफेशनल करियर को खत्म करने के बाद से एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा काफी ज्यादा लंबे टाइम तक स्काउट किया गया था कि इसके ऊपर नजर रखी गई थी। एंड ये बंदा अपनी फाइट्स को कंटिन्यू रखता है। पूछता है ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन? कहता है ऐसा लगता है कि रिंग के अंदर फाइट करना बस उतना काई को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसलिए उसने इन फेमस स्ट्रीट फाइटर्स के साथ स्ट्रीट के ऊपर बैटल करना स्टार्ट कर दिया। उसके जो लोकल बैटल्स है के कारण उन ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान गया उसके ऊपर। भाई के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद जो चीफ होता है वो कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि जो कैंग सियान वो है यानी कि हमारा एमसी वो इस बंदे के
के सामने टिक पाएगा। एग्जीक्यूटिव कहता है मैं भी इसी चीज को जानने के लिए लिटरली काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि अभी तक सियान वू उसने बस कुछ डेप्थ कलेक्टर्स, कुछ नॉर्मल गुंडों के साथ एंड ब्लैक बियर के साथ फाइट किया है जो कि कभी भी मार्शल आर्ट के अंदर ट्रेन नहीं थे। लेकिन काई ये एक 28 साल का मॉन्स्टर है जो कि लाइटवी मार्शल आर्ट को यूज करता है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोगों को वापस से फाइटिंग वार्ड का सीन देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर 5 चैम्बर्स देखने के लिए मिल सकते थे जो कि अचानक से खुलता है एंड उन्हीं में से एक चैम्बर के अंदर से सियांग वू बाहर आता है जो उठते ही कहता है आखिर में कितना ज्यादा लंबे टाइम से यहाँ पे हूँ एंड मैं कितने लंबे टाइम से सो रहा हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। साथ ही साथ उसे अपनी बॉडी काफी ज्यादा लाइट फील हो रही थी। जब वो अपने हाथ पाँव को थोड़ा सा स्ट्रेच करता है तो उसे समझ आता है ना कि सिर्फ उसकी बॉडी काफी ज्यादा लाइट फील कर रही थी बल्कि उसे पहले से काफी ज्यादा गुना बेटर लग रहा था, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। वो इस तरीके का एहसास लास्ट टाइम उसने तब किया था उसने हॉस्पिटल के अंदर ब्लैक बियर के साथ फाइट की थी। जब वो उठा था तभी भी उसे उतना ही फ्रेश फील हुआ था। कुल मिला के इसे ऐसा लग रहा था कि ये पहले से काफी गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बगल से टोनी स्टार्क उठता है एंड वो कहता है बहुत ज्यादा सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है अगर मसल्स को पूरी तरीके से किसी की लिमिट तक पुश किया जाए। एंड उसके बाद जब वो वापस से रिकवर हो जाती है पहले की तरह बिना किसी डैमेज के, तो ये नेचुरल फीलिंग है कि वो पहले की कंपैरिजन के अंदर अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ऐसा लगता है कि तुमने पहले कभी भी अपने आप को उस तरीके से अपने लिमिट के ऊपर पुश नहीं किया होगा जैसे तुमने लास्ट टाइम किया। जो सियांगू होता है वो मन ही मन सोचता है इसका मतलब जब वो ब्लैक बियर के साथ फाइट कर रहा था वो ऑलरेडी अपने लिमिट के ऊपर था, उसे इस चीज के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन टोनी स्टार्क कहता है चल तुम मुझे थोड़े से अलग लगते हो, तुम्हारी जो रिकवरी है वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में सही में काफी ज्यादा फास्ट है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? वरना ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें किसी तरीके का कोई रिकवरी डोपिंग दिया गया हो। योंग टोनी स्टार्क की तरफ देखते हुए कहता है मुझे तुमसे एक चीज पूछनी थी, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस था कि कल तुमने मेरी मदद क्यों की और वो भी तब जब तुम खुद इंजर्ड हो सकते थे। के बाद टोनी थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है मैंने तुम्हारे लिए वो सब किया क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं अपने बेटे को देखता हूँ। टोनी कहता है अगर मैं एक अच्छा बाप होता तो जो मेरा बेटा है तो सही में इतना ज्यादा कर्जदार नहीं होता, उसके सर के ऊपर इतने सारे लोन पे करने का कोई झंझट नहीं होता। वही जो सियांग होता है वो टोनी की तरफ देखते हुए कहता है इसका मतलब तुम यहाँ पे हो, यानी कि तुम अपना कर्जा चुकाना चाहते हो सबसे पहले। टोनी होता है वो हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है एंड फिर वो सियांग से कहता है जब मैंने तुम्हें अकेले में देखा तो पता नहीं मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाया एंड मुझे अपनी बेटी की याद आ गई जिसको मैंने अपने लाड़ प्यार से पूरी तरीके से बिगाड़ दिया था। कुल मिला के मैंने इतना बड़ा पाप किया लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं बस खड़ा खड़ा ये सारी चीजें देखता रहा। वही जो सियांग होता है वो टोनी की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें अभी रुक जाना चाहिए, तुम्हें अपना वक्त बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए, मैं सरवाइव करना होगा, अपने बेटे का एक असली बाप की तरह असली तरीके से ख्याल रखना होगा। अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हारी ये जो कहानी है ये यहीं पे दफना दी जाएगी, कोई भी चीज मैटर नहीं करने वाली। वही जो टोनी होता है वो ये सब चीजें सुन के थोड़ा सा परेशान हो जाता है, जिसके बाद अचानक से वो सियांग वू का गला पकड़ लेता है, उससे कहता है मेरी मदद करो प्लीज, एक बार मेरी मदद करो, अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। सियांग वू कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन पहले मुझे छोड़ तो दे तू। वही ये लोग इस वक्त टीवी की तरफ देख रहे होते हैं। जो सियांग होता है उसे ऐसा लगता है कि चलो अच्छा ही है वो अभी तक मेन फाइटिंग अरीना के अंदर नहीं आया है, उसके सर के ऊपर किसी का भी कोई भी बोझ नहीं है। हमें वो संकी वापिस से देखने के लिए मिलता है जो कि अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। उसके सामने अचानक से कैमरा ड्रोन आ जाता है जो कि उसे शूट कर रहा होता है और ये जो गधा होता है वो कैमरा ड्रोन की तरफ देखते हुए कहता है तुम सबके सब गधे हो, क्या क्या तुम ये कर सकते हो जो भाई। हमें यहाँ पे एक और चीज पता चलती है कि वो जो पागल संकी होता है उसे इस वक्त मेन अरीना के अंदर नहीं डाला गया होता है, लेकिन वही सियांग और टोनी स्टार्क ये दोनों के दोनों मेन अरीना के अंदर फाइट करने वाले थे। टोनी स्टार्क सियांग से कहता है मैंने सुना है कि मेन अरीना के अंदर जो भी मैचेस होते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आती है, बचे हुए जो बाकी के मैचेस होते हैं वो डोपिंग राउंड अरीना के अंदर होते हैं। हम सभी लोगों के जो मैचेस है वो मेन अरीना के अंदर है एक्सेप्ट मैनॉन यानी कि वो संकी। और अगर हमारे मैचेस मेन अरीना के अंदर हो रहे हैं डेफिनेटली हमारे जो ओपोनेंट्स होंगे वो पॉपुलर मॉन्स्टर्स होंगे। सियांग कहता है ये तो अच्छी बात है। सियांग की बात सुन के टोनी स्टार्क थोड़ा सा शॉक होता है और फिर कहता है इसमें तुम्हें अच्छा क्या लग रहा है? सियांग कहता है ये हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है जिसके थ्रू हम सारे के सारे वीआईपीज का अटेंशन अपने रूम की तरफ खींच सकते हैं। सियांग का आइडिया सुनने के बाद जो टोनी स्टार्क होता है वो उससे कहता है तुम पागल हो। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अचानक से वो जो संकी मैनॉन होता है वो सियांग के सामने आ जाता है। वो कहता है ये जो मेन राउंड होता है ये बस व्यूअर्स गैदर करने के लिए नहीं होता। अचानक से इस तरीके से इसे अपने सामने देख के इवन जो सियांग होता है वो भी काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद संकी मैनॉन कहता है यहाँ पे 16 वीआईपीज खुद यहाँ पे आते हैं इन मैचेस को देखने के लिए। अगर हम 16 वीआईपीज की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम उस रियल पावर की बात कर रहे हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को रन कर रहा है। जिसका मतलब सियांग ऑलरेडी समझ चुका था, इसका बस एक ही मतलब बन रहा था कि जो मेन स्काउट है वो भी वहाँ पे रहने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं फाइटिंग अरीना के अंदर उतरूं मुझे अपने मॉम के बारे में सुनना था। अभी सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोगों को एग्जीक्यूटिव एंड चीफ की कार देखने के लिए मिलती है जो कि एक अंडरग्राउंड बेसमेंट
अनाउंसमेंट के अंदर आए थे। यहाँ पे पहुंचने के बाद जो चीफ होता है वो कहता है मुझे लगा था कि हम मेन एरिना की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तुम मुझे ये कहाँ लेके आए हो। एग्जीक्यूटिव कहता है कि ये जो लोकेशन है फाइटिंग अवार्ड की ये सीक्रेट है एंड इसके बारे में बस ऑर्गेनाइजर जानते हैं, सो वो प्रोबेबली हम लोगों से किसी हिडन स्पॉट पे मिलना चाहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे अलावा भी किसी और ने कैंग सियानवू के चैनल को ज्वाइन किया है। जिस सुन के चीफ की थोड़ी सी सनक जाती है। वो कहता है ये सब अभी क्यों हो रहा है, हमारे ऊपर कोई नजर रख के बैठा है। ऊपर से एक आवाज आती है, ऐसा लगता है कि हम लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये एक लड़की होती है जो कि 19 साल की होती है और उसका नाम होता है चाय सेयोंग ग्योंग, जो यूजिन ग्रुप की सबसे ज्यादा यंगेस्ट डॉटर होती है। वो कहती है एक्चुअली मुझे भी इस लड़के कैंग सियोंग के अंदर इंटरेस्ट था। ये जो वाइफ चीफ होता है वो थोड़ा सा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो भी पहले हुसैन ग्रुप के अंदर ही काम करता था, लेकिन वहां से उसे लात मार के बाहर निकाल दिया गया था। उसे गुस्सा इस चीज का आ रहा था कि वहां से निकालने के बाद भी ये लोग उसे इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कहता है ऐसा लगता है कि यंग लेडी वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है हमारे बॉस के अंदर। सुन के वो लड़की कहती है ए, तुमने यंग लेडी किसको बोला, मैं बस एक इंटेलिजेंट डॉटर हूँ। कितनी ज्यादा बुरी बात है कि मुझे अपने स्कूल को छोड़ना पड़ा एंड अभी मुझे अपनी कंपनी के अंदर अपने 2 बड़े भाइयों की मदद करनी पड़ रही है, बट स्टिल मैं उन लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगी क्योंकि उन्हीं के कारण मुझे इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस मिली। इसकी बातें सुनने के बाद चीफ कहता है जो कुछ भी प्लान कर रही हो तुम यहाँ से अगर शांति से चले जाओ तो यही तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तभी हम लोगों को कुछ आवाज आती है एंड यहाँ पे एक ड्रोन आ चुका होता है। ड्रोन के साथ हम लोगों को यहाँ पे कंपाउंडर्स भी देखने के लिए मिल सकते थे। ड्रोन के अंदर से आवाज आती है से हम ही तुम लोगों को मेन अरीना की तरफ गाइड करेंगे तो हमें फॉलो करो। वही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों की आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई होती है एंड यही से सीन शिफ्ट होता है एंड डायरेक्टली अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन लोगों को कहा जाता है कि अभी तुम अपनी पट्टी उतार सकते हो। वही हम लोगों को वो लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि अपने वीआईपी रूम के अंदर थी एंड इस जगह को देख के इवन ये लड़की भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि ये जो जगह थी ये दिखने में काफी ज्यादा बड़ी थी। इसके साइड में जो बॉडीगार्ड खड़ा रहता है वो कहता है जो चीज तुम्हें नीचे नजर आ रही है वही मेन अरीना है, जिस जगह पे तुम बैठी हो ये वन ऑफ द 16 वीआईपी रूम के अंदर से एक है। लड़की कहती है फाइनली मैं यहाँ पे आ गई। ये काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोगों को एग्जीक्यूटिव एंड चीफ देखने के लिए मिलता है। ये लोग भी अपने वीआईपी रूम के अंदर आ चुके थे। एग्जीक्यूटिव कहता है ये मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बड़ा है। एग्जीक्यूटिव कहता है एक बार ये करंट मैच खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग को कैंग सियोंग का मैच देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट सेकंड के अंदर एक जोर की आवाज आती है। हम लोग को अरीना में देखने के लिए मिलता है जहाँ पे एक पतला सा पीले बालों वाला बंदा एक ही मुक्के के अंदर सामने वाले हट्टे कट्टे रेसलर को फेंक देता है। पीछे की भी दीवार पूरी तरीके से टूट चुकी थी। इसको देख के जो चीफ होता है वो पूरी तरीके से डर जाता है एंड वो कहता है ये क्या है, ये कौन सा मॉन्स्टर है। एग्जीक्यूटिव कहता है इसका नाम है हान मिनसू। देखते हुए वो मनी मन कहता है तो इसका मतलब यहाँ पे सियोंग वू के एज का भी कोई बंदा है। कि अगर ये उसके सेम एज का है तो ये भी एक हाई स्कूलर हुआ। वही चीफ कहता है क्या, यानी कि ये भी एक हाई स्कूलर है, एक और बच्चा। एग्जीक्यूटिव कहता है देखा जाए तो ये बच्चा नहीं है, इसने अपने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया था। स्टिल ये सोचने वाली बात है, वो जो स्कूल है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है। एक स्कूल के अंदर 2 मॉन्स्टर्स, वो भी एक साथ। चीज सुन के इवन जो चीफ होता है वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। एग्जीक्यूटिव बताता है कि ये दोनों एक ही स्कूल से बिलोंग करते हैं। ये चीज हम लोग को पास्ट के अंदर भी देखने के लिए मिली थी। जो सियांग वो है वो इस बंदे को पहचान लेता है। मैंने तभी कहा था इन दोनों के बीच में जरूर कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। जो हान मिनसू है ये भी किसी बंदे के साथ मिलना चाहता था एंड मे बी वो जिस बंदे से मिलना चाहता है वो सियांग वो ही है। वही जो ड्रोन होता है वो अनाउंसमेंट करा देता है कि ये जो मैच चल रहा था रूम 9 एंड रूम नंबर 20 के बीच के अंदर जो प्लेयर हान मिनसू है वो फाइनली जीत चुका है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट मैच है वो शुरू होने वाला है रूम नंबर 10 एंड रूम नंबर 3 के बीच में। तो प्लीज जो कंटेस्टेंट है वो मेन अरीना के अंदर एंटर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग को एमेंडा, टोनी स्टार्क और सियानवू देखने के लिए मिल सकता था कि इतने बड़े मेन अरीना को देख के काफी ज्यादा शौक थे। टोनी स्टार्क ने जो अपनी फर्स्ट लड़ाई लड़ी थी उसके कंपैरिजन के अंदर ये ग्राउंड काफी ज्यादा बड़ा था। जो ड्रोन होता है वो इन लोगों से कहता है प्लेयर किंग मिन हूँ और उसके साथ जितने भी मेंबर्स है रूम 10 के वो प्लीज वहीं पे वेट करे। हम लोगों को डोर के ऊपर किम देखने के लिए मिलता है जो कि हान मिनसू की तरफ गुस्से में देख रहा होता है। ऊपर से जो ड्रोन गाइड होता है वो कहता है प्लेयर्स का मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका है, वो एग्जिट कर सकते हैं। वही जो टोनी होता है वो किम की तरफ देखते हुए कहता है आज पता नहीं ये जो किम है ये थोड़ा सा टेंस लग रहा है। अभी अचानक से हम लोग को देखने के लिए मिलता है कोई तो चीज गोली के रफ्तार से उड़ते हुए आती है एंड सियोंग वू के साइड में जाके लगती है। देखा जाए तो ये बस एक छोटा सा कंकड़ था, लेकिन इसे जिस रफ्तार से फेंका गया था ये किसी गोली से कम नहीं था। सियोंग वू थोड़ा सा शॉक हो जाता है एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आया कहाँ से। जो किम होता है वो हान मिनसू को काफी ज्यादा घूर घूर के देख रहा होता है। किम होता है एक्चुअली ये बंदा ऑलरेडी काफी ज्यादा फास्ट होता है, इसके इंस्टिंक्ट्स भी एक अलग लेवल के ऊपर होती है, इसलिए इसे पता चल जाता है
कि ये जो पत्थर है ये हान मिनसू ने फेंका है। ये उसने तब फेंका था जब वो अपने बालों को थोड़ा सा उड़ा रहा था हवा में कैजुअली। उसी टाइम के अंदर उसकी जो हैंड मूवमेंट थी वो इतनी ज्यादा फास्ट थी कि उसने पत्थर फेंका और किसी को पता भी नहीं चला। ये बंदा सही में ये इंसेन है। जिस स्पीड में उसने ये काम किया, स्पीड के ऊपर इस बंदे को लिटरली किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा। वही जो हानमिन होता है वो किंग मिनसू की तरफ देखते हुए कहता है, ए तुम, मैंने सुना है कि तुम्हारा जो हाई स्कूलर टीममेट है वो काफी ज्यादा एरोगेंट है, क्यों? किम कहता है, मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। चीज सुनने के बाद हान मिनसू कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? किम कहता है, क्यों, क्या हुआ? हान मिनसू गुस्से में किंग पे तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एंड उसकी बात सुनते ही जो किम होता है वो उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है, अपने फाइटिंग स्टैंड के अंदर आ जाता है। वही टोनी स्टार्क और शियांग वू, इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। एमेंडा इन लोगों से कहती है, ये कोई भी चीज सडन नहीं हो रही। किम है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है एंड वो छोटी छोटी चीजों को भी महसूस कर सकता है, किसी के भी इंटेंशंस को महसूस कर सकता है, फील कर सकता है, स्पेशली इस तरीके का किलिंग इंटेंट। यानी कि हान मिनसू के अंदर से निकलने वाला जो किलिंग हो रहा था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वही जो हान मिनसू होता है वो एग्जिट की तरफ से होते हुए निकल जाता है एंड वो कुछ भी नहीं कहता। वही जो किम होता है वो इसको देखता रहता है एंड वो मनी मन गुस्से में कहता है, डैम इट, इसे क्या लगता है, क्या मैं कोई संकी हूँ? क्या मैं उल्टी सीधी चीजों को इमेजिन करता रहता हूँ? तभी उसके सामने हान मिनसू की एक इमेज आ जाती है कि उसके ऊपर अटैक करनी होती है। देख के वो थोड़ा सा डर जाता है एंड फिर वो मनी मन सोचता है, डैम इट, क्या मैं इस बंदे से सही में इतना ज्यादा वीक हूँ? इसी चीज से गाइस आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये बंदा सही में कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जस्ट इसका प्रेजेंस, इसका ऑरा इतना था पावरफुल है कि सामने वाला बंदा हेलुसिनेट करने लग जाता है। भाई किम कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपना बदला कैसे लूंगा? इस जगह से हम लोगों को पता चलता है कि किम भी यहाँ पे अपना कोई बदला लेने के लिए आया है। भाई इस टाइम तक जो किम था वो ऑलरेडी अरीना के अंदर पहुंच चुका था, तो उसका ध्यान नहीं होता। बट तभी उसके पीछे का जो मॉन्स्टर होता है यानी कि रेसलर, वो उससे कहता है, ए बच्चे, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? भाई हम लोगों को देखने के लिए मिलता है किम का अपोनेंट जिसका नाम था पेस, जो कि रेसलिंग करता था। भाई सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को एक वीआईपी रूम देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर स्यूगॉन होटल का मालिक बैठा हुआ था यानी कि प्रेसिडेंट, जिसका नाम था वैंग गाओ सुन। कहता है, ये लोग पेस को स्काउट कर रहे हैं क्योंकि वो रेसलिंग करता है। बट रेसलिंग ये तो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके अंदर कोई भी स्पाइकिंग टेक्निक्स नहीं है। स्पाइकिंग टेक्निक्स का मतलब है यानी कि कोई भी ऑफेंसिव मूव्स नहीं होते। इस बंदे का जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कहता है, नो मैटर तुम स्ट्राइकिंग के अंदर कितना ही ज्यादा अच्छे क्यों ना हो, बट एक बार अगर तुम रेसलर के हत्थे चढ़ जाओ एंड वो एक बार तुम्हें जमीन के ऊपर पटक दे, उसके बाद सारी की सारी चीजें यूजलेस रह जाती है। हमें बताया जाता है एक बार तुम किसी रेसलर के हत्थे चढ़ जाओ तो उसके हाथों से बचना पूरी तरीके से नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो तुम्हें कहीं पे भी पटक सकता है। इसके अलावा उसके पास काफी सारे जॉइंट लॉक्स और काफी सारी पिनिंग टेक्निक्स होती है। यही रीजन है कि काफी सारे एमएमए फाइटर्स रेसलिंग बैकग्राउंड से ही आते हैं। ऑफ कोर्स जो रेसलिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है जब तुम मिक्स मार्शल आर्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो। इसका फायदा ये होता है कि इवन अगर तुम्हारी फिस्ट थोड़ी बहुत कमजोर भी पड़ जाए हमारे अपोनेंट के सामने, स्टिल उसे हराना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि तुम अपनी बॉडी वेट की मदद से उसे पिन डाउन कर सकते हो। स्पेशली अगर तुम्हारा अपोनेंट एक रेसलर हो तो वो ये चीज डेफिनेटली कर सकता है। वही प्रेसिडेंट कहता है। बट इस चीज के अलावा इस तरीके का फिजिकल डिफरेंस, एक तरफ एक हट्टा कट्टा बड़ा सा राक्षस दिख रहा था, वही दूसरी तरफ एक काफी ज्यादा छोटा सा स्कूल जाने वाला बच्चा लग रहा था। गाइस किम कोई बच्चा नहीं है, वो 25 साल का है। वही ऊपर जो ड्रोन गाइड होता है वो कहता है, क्या प्लेयर्स तुम रेडी हो? फाइनली किम एंड पेस के बीच का मैच शुरू होता है। अभी किम अपने फाइटिंग स्टैंस के अंदर आ चुका था। उसके स्टैंस को देखते ही पेस समझ चुका था कि जो किम है वो एक बॉक्सर है। वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम एक बॉक्सर हो, इसने कभी भी बिना ग्लव्स के फाइट नहीं की। तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा हुआ कि तुम मेरे सबसे पहले अपोनेंट हो। पेस किम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी किम अपना एक धर के मुक्का इसकी एक आंख में मार देता है और उसकी आंखें फोड़ देता है अपने मुक्के से। बट पेस को समझ नहीं आ रहा था कि किम ने ये कैसे किया, उसने अपने मुक्के से किसी की आंखें कैसे फोड़ दी। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है किम ने अपनी मिडिल फिंगर को थोड़ा सा आगे करके एक तरीके का एक नकल बना लिया था। एंड वो कहता है इससे, तुमसे किसने कहा कि मैं एक कमजोर बॉक्सर हूँ? ये जो पेस था उसका दिमाग इस वक्त काफी ज्यादा घूम रहा था, बट उसके दिमाग में एक ही चीज आ रही थी, एक आंख ऑलरेडी वो खो चुका है, किसी तरीके से सामने वाले अपोनेंट के ऊपर ग्रिप लेनी पड़ेगी, अपने दूसरे आई से फोकस करना पड़ेगा। लेकिन वही जो किम की मूवमेंट थी वो काफी ज्यादा फास्ट थी एंड वो किम को ट्रैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। किम ज्यादातर उसकी जो इंजर्ड आई थी उसी साइड मूव कर रहा था। इसी तरीके से जो किम होता है वो इसे एक दो मुक्के और बजा देता है। जब वो तीसरा मुक्का वापस से उसे बजाने वाला होता है तभी जो पेस होता है वो उसे पकड़ने वाला होता है। वो अपने स्टैंड के अंदर आ चुका था, लेकिन किम तुरंत पीछे हट जाता है, उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। तो किम के हम लोग को मूवमेंट देखने के लिए मिलती है जो कि लिटरली काफी ज्यादा फास्ट थी। पेस को पता भी नहीं चल रहा था एंड उसके पूरे बॉडी के ऊपर जगह जगह से उसे मुक्के पड़ रहे थे। नहीं मुक्कों के बीच में जो किम था उसने पेस की दूसरी आंख भी फोड़ दी थी। पेस कहता है, डैम इट, अब मैं अपनी दूसरी आंख से भी नहीं देख पा रहा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसे काफी ज्यादा ब्लरी विजन दिख रहा था। जो टोनी स्टार्क था वो काफी ज्यादा शॉक होता है, उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि अभी तक मैच शुरू नहीं हुआ और किम ने ऑलरेडी बहुत बड़ा एडवांटेज ले लिया है। उसे लग रहा था कि किम लगभग जीत चुका है। बट तभी एवेंडा कहती है, नहीं तुम गलत हो,
वो बंदा, वो पेज, उसने किम के अटैक्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। वही हम लोग को देखने के लिए मिलता है। भले ही किम की मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा हो, बट पेज अभी काफी ज्यादा शांत हो चुका था एंड वो इसके अटैक्स को फील कर पा रहा था। ये चीज कहीं ना कहीं किम को भी फील हो चुकी थी, क्योंकि किम के पास भी कोई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी कोई चीज थी, जिसके कारण उसके सेंसेस काफी ज्यादा पावरफुल थे एंड वो फील कर पा रहा था कि अभी जो पेज है वो उसके हर एक मूव को देख पा रहा है। इसलिए जो किम होता है वो तुरंत उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त अगर वो पेज के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है तो उसके सेंसेस उससे ऐसा क्यों कह रहा है कि पेज पूरी तरीके से ठीक है एंड वो उसे देख पा रहा है। समझ नहीं आ रहा था, उसे लग रहा था कि कहीं उसके सेंसेस उससे कुछ गलत तो नहीं कह रहे, बट यही चीज पेज को भी समझ नहीं आ रही होती। अचानक से पेज फील करता है जब से उसे एक आंख से कम दिखना शुरू हुआ है, तब से उसके बॉडी के जितने भी बाल है वो पूरी तरीके से खड़े हो चुके हैं। सर से पाँव तक एक अलग ही सेंसेशन फील कर पा रहा है। वो समझ जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जो किम होता है वो अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि वो अपने बॉडी की मदद से अपने आसपास की चीजों को सेंस कर पा रहा था। अभी ये चीज किम देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पेज ने अपनी आंखें क्यों बंद कर दी। फिर वो जिगजैग मूवमेंट करके आता है, पेज को एक फाइनल पंच मार के उसे नॉकडाउन करने वाला था, बट तभी पेज उसका हाथ पकड़ लेता है। एंड ये चीज देख के इवन जो वीआईपी रूम के लोग होते हैं वो भी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। इस तरीके से अगर कोई किसी रेसलर के हत्थों चढ़ जाता है तो ये एक क्लियर हार होती है। पेज इसलिए इस बंदे से स्टार्टिंग से ही थोड़ी दूरी मेंटेन करना चाहता था, लेकिन इस रेसलर ने किम को पकड़ लिया था। किम जैसे जैसे अपने हाथों को छुड़ाता है एंड तुरंत लेफ्ट साइड की तरफ मूवमेंट करता है, जिस साइड की आंख उससे सबसे पहले फोड़ी थी। किम नोटिस करता है कि जो पेज का हाथ है वो भी उसी के साथ साथ मूव कर रहा है। नेक्स्ट मोमेंट किम को पता भी नहीं चलता एंड पेज ऑलरेडी उसके ऊपर अपनी जकड़ बना चुका था एंड वो उसे उठा के पटक देता है, जो कि डायरेक्टली उसके हिप्स के बल पटका गया था। जो वीआईपीज होते हैं उन्हें ये मैच देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था पेज जो कि स्टार्टिंग में हार रहा था, जब वो ऑलरेडी पूरी तरीके से अंधा हो चुका था, उसके बाद अचानक से वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। उसका एग्जीक्यूटिव कहता है पेज उसने भले अपनी साइट्स को खो दिया हो, बट इसके मदद से उसकी जो सेंसरी अवेकनिंग है वो जाग गई। इस तरीके से उसने अपने बॉडी के अंदर की एक सुपर पावर को जगा दिया, उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। हम लोग को किम देखने के लिए मिलता है जो कि लगभग मरने वाली हालत में आ चुका था। कि डेफिनेटली इन दोनों के बीच में जो वेट डिफरेंस था वो एक अलग ही लेवल के ऊपर था। जो पेज होता है वो हंसते हुए किम की तरफ देखता है एंड कहता है मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कारण मैंने अपनी एक आंख को खो दिया, लेकिन उसके बदले मैंने अपने अंदर की एक ट्रू पावर को डिस्कवर कर लिया है। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो अपनी एक नकल फिस्ट बनाता है एंड उसके मदद से फेस के दूसरे आंखों की तरफ एक पंच मार देता है। फाइनली वो पूरी तरीके से पेज की दूसरी आंख भी फोड़ देता है। पेज इस वक्त दर्द से करहा रहा होता है काफी ज्यादा। वही वो जो वीआईपी होता है वो काफी ज्यादा बौखला जाता है ये चीज देख के। वो कहता है भले ये सेंसरी अवेयरनेस हो या जो कुछ भी, लेकिन ये मेरा रेसलर जब इसने ऑलरेडी अपनी दोनों आंख खो दी है तो ये मेरे किस काम का हुआ। वही जो टोनी स्टार्क होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है वो बंदा किम ज्यादा बुरी तरीके से पटके जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा सही में कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन किम ने सही में पूरे के पूरे मैच का रुख बदल दिया। हम लोग को दूसरे रूम का एग्जीक्यूटिव देखने के लिए मिलता है जो कि कहता है ये कोई मैच का रिवर्सल नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त जिस बंदे ने इस मैच को जीतने के कगार पे पहुंचाया है वो खुद पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं है। ये चीज सुन के प्रेसिडेंट थोड़ा सा हैरान हो जाता है, यानी कि जो बंदा ऑलरेडी बेहोश हो चुका है वो क्या ऐसी हवा के अंदर पंचेस घुमा रहा है। सही में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो किम होता है वो जमीन के ऊपर अभी भी पड़ा हुआ रहता है एंड वो इस वक्त अपने कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं होता। वही जो एमेंडा होती है वो कहती है काफी ज्यादा बुरा हो रहा है, किम को जल्दी से अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर लौटना होगा, वरना वो पेज वो बंदा अगर उसने एक और बार किम को अपने हाथों के अंदर जकड़ लिया तो इस बार काफी ज्यादा बुरा होगा। पेज ने अपनी दोनों आंखों को खो दिया था, बट उसके बाद भी उसके जो सेंसेस थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे एंड अगर अगली बार किम उसके हाथों के अंदर पड़ जाता है तो किम का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसी के साथ ये जो इंटरेस्टिंग मांगा होती है ये इस सस्पेंस के साथ यहाँ पे खत्म होती है। ये अभी एक न्यू मांगा है जिसके ज्यादा एपिसोड्स नहीं डाले, बट जैसे ही इसका कोई नया पार्ट आता है मैं तुरंत उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो होप करता हूँ कि गाइस आपको ये जो मांगा है ये काफी ज्यादा पसंद आई होगी एंड आपका क्या कहना है इस मांगा के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, क्योंकि सच कह रहा हूँ ये मुझे अभी तक की सबसे बेस्ट मांगा लगी। इसका कंसेप्ट कुछ लुकिज्म एंड बाकी की पॉपुलर मांगा जैसा है। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।